तो वैन कनेक्टिविटी के क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं? तो वैन कनेक्टिविटी में ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जैसे जैसे ट्रैफिक आपके राउटर से पास होके जाता है वैसे वैसे आपका इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस होता रहता है। फाइनली जो आपकी रिसीवर होता है, जो आपका रिसीवर डिवाइस होगी, वो रिसीवर डिवाइस आपके जो है डेटा को रिसीव करेगी, पूरा डिकैप्सुलेट करेगी और डिकैप्सुलेट करके आपके डिस्प्ले पे फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करेगी। तो सिमिलर वे में जब आप लैन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात करते हो तो लैन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राउटर मतलब आप स्विचेस वगैरह ले लो, केबल्स ले लो, उससे बन जाएगा। बट जब आप वैन की बात करते हो, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जब आप वैन की बात करोगे तो वहां पे आपको जो है कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलता है। मतलब जब आपको दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करनी है जो बहुत ही लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस लोकेशन पे हैं, तो वहां पे फिर आपके वैन का कॉन्सेप्ट आता है। अब या तो आप खुद ही एक केबल लगा दो इधर से उधर तक पूरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक लोकेशन पुणे में है, एक लोकेशन मुंबई में है, एक लोकेशन दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, ठीक है। और आपको सभी को आपस में कनेक्ट करना है, तो या तो आप खुद अपनी केबल लगा लो, सभी स्टेट्स सभी सिटीज के जो लोग हैं या जो अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लो, और परमिशन लेके आप जो है केबल खुद ही लगा दो। ऑब्वियसली कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग भी होगी, थोड़ा पैसा भी लगेगा। बट उसके अलावा अगर आप बात करो कि ऐसा नहीं करना चाहते आप, तो आप जो है कोई सर्विस प्रोवाइडर पकड़ लो जिसने ऑलरेडी अपनी केबल वेबल सब लगा रखी है, और उससे आप बात करके चीजें देख सकते हो। जैसे आपने एयरटेल को फोन किया कि भाई हमें अपने 4 लोकेशन कनेक्ट करनी है, एयरटेल वाले कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कहाँ कनेक्ट करनी है, तो कहना कि बेंगलोर और वो सब कनेक्ट करना है। तो आपको जो है अपने बेंगलोर लोकेशन से, अपने अलग अलग लोकेशन से वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे, पचास कुछ इशू नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं लीज लाइन। लीज लाइन यूज करके आप जो है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जो आपकी बहुत जियोग्राफिकल डिस्टेंट लोकेशन पे हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। लीज लाइन में एडवांटेज क्या होता है कि आपको सेम स्पीड मिलती है, आपको सेम स्पीड मिलेगी दोनों डायरेक्शन में, आपको अपलोड डाउनलोड सेम स्पीड आपको मिलेगी। और लीज लाइन आपकी हमेशा ऑलवेज ऑन रहती है, ऐसा कोई ऑन डिमांड वाली बात नहीं कि आपकी ऑलवेज ऑन रहेगी दो डिवाइसेस के बीच में। ये आपकी एक डिवाइस थी जो आपकी पुणे लोकेशन पे थी, एक डिवाइस थी जो आपकी मे बी बेंगलोर लोकेशन पे थी। आपने इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करी और उनसे कहा कि आपको लीज लाइन चाहिए, तो उन्होंने अपने एयरटेल वालों ने फॉर एग्जांपल अपने पुणे लोकेशन से आपको एक कनेक्शन दे दिया, एयरटेल वालों ने आपके अपने बेंगलोर लोकेशन से आपको एक कनेक्शन दे दिया। अंदर उन्होंने क्या कर रखा है उस समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर का पार्ट है, वो हमारा पार्ट ही नहीं है। हमें क्या है, हमें बस यहाँ पे यहाँ पे आपका कनेक्शन मिल गया, हमें यहाँ पे कनेक्शन मिल गया, हमारी यहाँ से यहाँ तक के बीच में रीचेबिलिटी बन गई। तो लीज लाइन मतलब एक डेडिकेटेड लाइन होती है जो केवल आपके लिए है, किसी के साथ शेयर्ड नहीं है। मतलब आपके दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन है जो आपने किसी ना किसी में भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू करवा रखा है। मतलब ये डेडिकेटेड आपके लिए ही है, कोई और इस डेडिकेटेड लीज लाइन के ऊपर से अपना डेटा नहीं भेजेगा। और ऑब्वियसली अगर आप लीज लाइन पे जाओगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत महंगी आती है लीज लाइन। लीज लाइन को आप केवल इंटरनेट चलाने के लिए यूज नहीं करते। ऐसा नहीं कि केवल इंटरनेट चलाना है और आपने लीज लाइन कनेक्शन ले लिया। एक टिपिकल टाटा की लीज लाइन, ये बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर देते हैं, टाटा एयरटेल ये सब जो है। फॉर एग्जाम्पल एक टाटा की लीज लाइन आपको 6 से 8 लाख रुपए की पड़ सकती है साल भर का, ठीक है, 6 महीने का मतलब। और स्पीड कितनी मिलेगी, 4 Mbps 8 Mbps। तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है लीज लाइन की। हमने भी ले रखी थी, हमारे आई थिंक 6 मंथ पे अप्रोक्सीमेटली 30-40 थाउजेंड जाता था, और 2-3 Mbps की बैंडविड्थ एंडी आती थी कुछ ऐसा था। मतलब बहुत बहुत लिमिटेड था, हमारा काम बहुत कम था तो हमने लिया था, बट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। बट फायदा क्या है कि भाई आप लीज लाइन, आप डेडिकेटेड कस्टमर हो तो भाई आप प्रायोरिटी कस्टमर हो, आपको लीज लाइन डाउन नहीं जाएगी, लीज लाइन हमेशा अप रहेगी, ऑलवेज ऑन, ठीक है। अगर डाउन गई तो आपके और प्रोवाइडर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कि भाई अगर मेरी लीज लाइन 5 मिनट के लिए गई डाउन तो मैं आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी मारूंगा। एक्चुअली पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रहता है, क्योंकि इतना पैसा दे रहे हो, अगर आप जो है डेडिकेटेड आपके लिए कनेक्शन है, डाउन जाता है तो आपका बिजनेस लॉस हुआ, तो उसके बेसिस पे मतलब आप SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट वगैरह होता है, वो सब चीजें देखी जाती है। तो लीज लाइन ठीक है, लीज लाइन मतलब जो आपका है, लीज लाइन आपके वैन कनेक्टिविटी में आपको काम में आएगी। लीज लाइन मतलब आपका एक डेडिकेटेड कनेक्शन
जो आपकी दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, हमेशा ऑन रहेगी, आपको सेम स्पीड में अपलोड डाउनलोड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम के साथ स्पीड वेरी कर रही है, टाइम मतलब स्पीड कांस्टेंट 10 Mbps कांस्टेंट आएगी। ठीक है, कभी स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी। हाँ, मतलब आपका परमानेंट कनेक्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि जब आपका काम है तब आपका इंटरनेट मिलेगा। परमानेंट ऑन है, ऑन डिमांड नहीं है, परमानेंट है। डिले नहीं होगा जैसे मतलब, हाँ वो एसएलए में डिफाइंड रहता है कि इतना लेटेंसी, इतना लॉस, इतना डिले तो एक्सपेक्टेड है, बट उसके ऊपर नहीं होगा। आपने अगर 10 Mbps के लिए पे किया है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो आपको उसके हिसाब से सर्विस मिलेगी। हमारी लीज लाइन हमें याद है कि केवल एक रहता है जो वो भी रहेगा सारा, है ना। हमारी लीज लाइन मुझे याद है शायद एक बार डाउन गई है 3-4 साल में, एक या दो बार डाउन गई है मैक्सिमम, उसके ऊपर डाउन गई। और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है कि उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर फिक्स हो ही जाएगी, नहीं होगी तो पेनल्टी, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। तो लीज लाइन का सबसे मतलब ऐसे दिखती है, ऐसे आपको लगेगा कि आपकी एक सपोज पुणे लोकेशन का लैन है, पुणे लोकेशन का लोकल एरिया नेटवर्क है। आपको लगेगा ये बेंगलोर लोकेशन का लोकल एरिया नेटवर्क है, और आपने अपने बेंगलोर के पुणे के ऑफिस को बेंगलोर के ऑफिस से लीज लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो आपको लगेगा तो सीधा सीधा लीज लाइन डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो डायरेक्टली, ये तो मेरे पुणे की डिवाइस मेरी बेंगलोर की डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको ऐसा लगेगा कि ट्रैफिक आपका डायरेक्टली पुणे से बेंगलोर सीधा सीधा निकल जाता है। मतलब ये आपकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन चल रहा है, कहाँ का, पुणे का। यहाँ पे आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बेंगलोर का। वहां पे आपने कुछ राउटर्स लगा रखे हैं, कुछ स्विच लगा रखे हैं, कुछ आपने अपना नेटवर्क तैयार कर रखा है। उसके बाद आपने अपने पुणे लोकेशन को बेंगलोर लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए किसी सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट किया, उसने और आपने कहा कि आपको लीज लाइन, आपको डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए, उसने दे दिया आपको कनेक्शन। तो आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से है कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन है मेरी पुणे और बेंगलोर की लोकेशन के बीच में, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा आपको दिखता है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में आपकी जो दो डिवाइसेस हैं, जो दो डिवाइसेस हो सकता है 1000-2000 किलोमीटर या माइल्स अवे हो। अब ऐसी कोई केबल नहीं आती जो 1000 किलोमीटर तक सीधे पहुंच जाए बिना कोई बीच में रिपीटर रिपीटर लगाए, ऐसा कोई केबल नहीं आती। इथरनेट केबल की लिमिट है, फाइबर ऑप्टिकल केबल की लिमिट है, इनफैक्ट हर एक केबल की लिमिट। तो दिखेगा ऐसा, बट होगा ऐसा। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में वो दोनों डिवाइसेस आपकी हो सकता है 1000-2000 किलोमीटर दूर हो। और एक्चुअल में ऐसा होगा, मतलब आपकी जो कस्टमर की साइट 1 है, ये कस्टमर की साइट 2 से कनेक्ट करने के लिए ये जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखी है, अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह लगा रखी है। जैसे ये मान लो पुणे साइट थी, ये मान लो बेंगलोर साइट थी, पुणे से बेंगलोर के बीच में उन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखी है, अंडरग्राउंड केबल लगा रखी है। पुणे में भी उनका ऑफिस शिवाजी नगर में है, और हम कहाँ पे हैं, बानेर में बैठे हैं। तो शिवाजी नगर से बानेर के बीच में भी उन्होंने हो सकता है अंडरग्राउंड केबल बिछा रखी है। हमें क्या, कैसे करेंगे, हमारी प्रॉब्लम तो है नहीं, हम तो पैसे दे रहे हैं, हमें सर्विस मिलनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर का काम ही है सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना। तो एक्चुअल में मतलब देखो, ऐसा दिखता है, ऐसा होगा, और एक्चुअल में फिजिकल कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये टेलीकम्युनिकेशन की जितनी कंपनीज होती हैं, एयरटेल, बीएसएनएल, या जितने भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऐसा कर सकते हैं कि कस्टमर की एक साइट जो आपकी पुणे लोकेशन में है, उसको दूसरी साइट जो कि आपकी बेंगलोर लोकेशन में है, उससे आपस में कनेक्ट कर सकें। कनेक्टिविटी करने के लिए उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड केबल बिछा रखी है, उन्होंने ले रखी है परमिशन स्टेट से, सिटीज से, गवर्नमेंट से, सबसे कि भाई हम केबल डालेंगे अपनी। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल उनको पे करना है उस सर्विस के लिए जो सर्विस आप ले रहे हैं। कौन सी सर्विस, कनेक्टिविटी। तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, लगता है ऐसा है, और टोपोलॉजिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ये तीन मतलब अलग अलग चीजें। अच्छा, वैन की जब आप बात करते हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सीरियल मीडिया, ये जिगजैग टाइप ऑफ केबल आपको जब कभी दिख जाए तो समझ जाना कि ये वैन को रिप्रेजेंट करता है। जब हम केबल्स की बात कर रहे थे तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये जो जिगजैग टाइप जो आपको मीडिया दिख रही है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए ही है, या इसको ही रिप्रेजेंट करती है कि आपका ये वैन। अब वैन पे अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं और लैन पे अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। मतलब जब लैन में ट्रैफिक मूव करेगा तो अलग प्रोटोकॉल यूज होगा। लैन में क्या लगाओगे, लैन केबल, ईथरनेट केबल, तो प्रोटोकॉल भी कौन सा यूज होगा, ईथरनेट, आरपा प्रोटोकॉल आपका यूज होगा। बट जब आप वैन पे जाते हो तो आपकी जो ईथरनेट केबल है 100 मीटर तक लिमिटेड है, 100 मीटर के ऊपर जा नहीं सकते। तो वैन में मैंने आपको पहले ही बताया था, सीरियल केबल बहुत पॉपुलर केबल थी वैन पे यूज किए जाने के लिए।
और सीरियल केबल जो आपकी पॉपुलर थी वैन पे यूज किए जाने के लिए, वहां पे जो आपके प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो आपके आरपा वगैरह नहीं होता, वहां पे कुछ अलग ही प्रोटोकॉल्स आपके यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा है, एक प्रोटोकॉल का नाम लिखा है HDLC। ये एक प्रोटोकॉल है जो वैन टेक्नोलॉजी में यूज होता है डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लेके जाने के लिए। ये प्रोटोकॉल कौन सी केबल यूज करती है? जो आपकी सीरियल केबल है वो आपकी इस प्रोटोकॉल को यूज करके डेटा को आगे इनकैप्सुलेट करके भेजती है। मतलब जब डेटा सीरियल केबल के ऊपर से जा रहा होगा, जब डेटा आपके सीरियल केबल से होके जा रहा होगा, तो उस डेटा के ऊपर जो डेटा लिंक लेयर का हेडर है और डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर है, वो लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से प्रोटोकॉल की है? HDLC। जब डेटा आपके लैन पे जा रहा होगा, तो वहां पे जब डेटा मूव करेगा तो डेटा के ऊपर डेटा लिंक लेयर का हेडर और ट्रेलर लगाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है आरपा प्रोटोकॉल की, या आप उसको इथरनेट बोल दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट इस स्लाइड का ये भी है कि आपके लैन पे अलग प्रोटोकॉल और वैन पे आपके अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं और दोनों कंपैटिबल हैं। ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, आरपा से इनकैप्सुलेटेड था, उसको डिकैप्सुलेट किया गया, और जब आगे भेजा जाएगा तो HDLC से इनकैप्सुलेट कर देंगे। यहाँ पे रिसीव होगा, रिसीवर हमेशा क्या करता है? डिकैप्सुलेट करता है। डिकैप्सुलेट करके जब आगे भेजेगा तो दोबारा से क्या करेगा? इनकैप्सुलेट करेगा, और जब इनकैप्सुलेट करेगा तो फिर से किससे इनकैप्सुलेट करेगा? आरपा से। मतलब ये इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। कौन इनकैप्सुलेट डिकैप्सुलेट करता है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि भाई आपका प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल किस बात पे डिपेंड करता है? कि मीडिया क्या है। मीडिया अगर आपकी इथरनेट है तो आरपा होगा, फिक्स है, चेंज नहीं करोगे। एटलीस्ट सीसीएनए में तो कर भी नहीं पाओगे। वही ना हेडर और टेलर वाला। हाँ, वही जो हमने कल डिस्कस किया, वो कोई ना कोई तो लगाएगा ना, तो कौन सा प्रोटोकॉल लगाएगा? तो लैन पे कौन लगाएगा? आरपा। वैन पे कौन लगाएगा प्रोटोकॉल? जैसे HDLC, जैसे ट्रिपल P, और जैसे आपका फ्रेम रिले। ये प्रोटोकॉल के नाम हैं जो आपके डेटा लिंक लेयर पे यूज किए जाते हैं। तो HDLC, ट्रिपल P और फ्रेम रिले जो 3 प्रोटोकॉल हैं, ये सीरियल टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। और सीरियल टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है? वैन में। तो कुल मिला के तीनों प्रोटोकॉल कहाँ के हो गए? आपके वैन के प्रोटोकॉल हो गए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पहले भी बताया था, HDLC होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HDLC। हम चूज कर सकते हैं दूसरा प्रोटोकॉल, बट बाय डिफॉल्ट आपका HDLC होगा, इसलिए HDLC लिखा हुआ है। फाइन। तो लीज लाइन एक डेडिकेटेड कनेक्शन जिसको यूज करके कस्टमर की 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस को कनेक्ट किया जा सकता है। वो या 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस आपकी, ऐसा लगेगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जबकि वो 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस आपकी जो है बहुत जियोग्राफिकल डिस्टेंस लोकेशन पे हो सकती है, 1000-2000 किलोमीटर दूर तक हो सकती है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपके अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह लगा के एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कैसे कनेक्ट किया है। ये अंडरग्राउंड केबल लगाना, इसको मेंटेन करना, हमें इंटरनेट सर्विस देते रहना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर्विस प्रोवाइडर की है। हम उसको इस बात के लिए पे कर रहे हैं। अगर हमें सर्विस नहीं मिलेगी तो हम अकॉर्डिंगली डील करेंगे। फिर लीज लाइन में दिक्कत बस यही है कि कॉस्ट बहुत है। अच्छा, इसी में ये जो आपके मतलब कस्टमर साइड अगर हम बात करें, जैसे जो आपकी सपोज एयरटेल है, एयरटेल की पुणे ब्रांच और एयरटेल की मुंबई ब्रांच के बीच में आपकी ये बड़ी बड़ी केबल्स होती हैं, मतलब फाइबर ऑप्टिकल केबल वो डाल देते हैं मे बी फॉर एग्जांपल, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल आपकी जो है लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस कवर कर सकती है। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पुणे में भी आपकी जो है, आपको अगर फॉर एग्जांपल शिवाजी नगर या एयरपोर्ट से विमान नगर से फॉर एग्जांपल आपको बानेर कनेक्ट करना है तो लगभग 20-25 किलोमीटर है। ऐसी कोई केबल नहीं है जो 20-25 किलोमीटर तक सीधा चल जाए, एटलीस्ट ईथरनेट में तो बिल्कुल नहीं है। तो फाइबर केबल ही डालोगे, तो ऑलरेडी वो केबलिंग एंड एवरीथिंग हो रखी होती है। मतलब 2 सर्विस प्रोवाइडर की 2 लोकेशंस के बीच में टिपिकली लॉन्ग केबल्स होती हैं जो कि कई सारे मीटर किलोमीटर मतलब आपके या माइल्स लॉन्ग हो सकती हैं। लेकिन कस्टमर की साइड पे ये सीपीई का मतलब क्या होता है? कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। मतलब कस्टमर के प्रीमिसेस पे, कस्टमर की साइट पे जो इक्विपमेंट लगते हैं उनको सीपीई कहा जाता है, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। तो सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी केबल सपोज अपने बानेर ऑफिस से उठा के हमारे इस ऑफिस में लगाई, हमारे इस बिल्डिंग में लेके आए, और इस बिल्डिंग में आपके पास वो CSU करके एक डिवाइस होती थी, इसको हम बोलते थे चैनल सर्विस यूनिट। इस पे टर्मिनेट करते थे, यहां से राउटर लगाते थे। कुछ इस तरीके से दिखता था। ये आपकी वो केबल आई, ये केबल आई, ये केबल आपकी कहाँ लगी? CSU DSU, चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती थी। यहाँ पे उस केबल को टर्मिनेट करो, उसके बाद एक सीरियल केबल लो, उसको उठा के आप लगाओ किस पे? राउटर पे, और राउटर से क्या लगाओ? लैन केबल, फिर अपने स्विच पे या फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये पहले के टाइम पे इस तरीके की टोपोलॉजी होती थी। इनफैक्ट जब आप लीज लाइन पे जाओगे तो आज भी आपको इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है।
वो अपना एक रैक सेटअप करके जाते हैं। लीज लाइन वाला जब आएंगे आपके घर पे सेटअप करने, तो एक रैक टाइप सेटअप करके जाते हैं, उसी में आपका वो राउटर लगाते हैं, उसी में अपना एक स्पेशल डिवाइसेस लगाते हैं, उसी में आपका वो पावर बैकअप सीपीयू लगा के जाते हैं, यूपीएस सीपीएस सब लगा के रखते हैं, ताकि कुछ भी हो जाए डाउन डाउन में जाए। बट ये ऐसा ही होता है, मतलब सीएसयू चैनल सर्विस यूनिट, डीएसयू डेटा सर्विस यूनिट, एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का काम करती है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम आपके इस पे होता था। तो ये एक स्पेसिफिक डिवाइस होती थी या होती है जिसको हम यूज करते हैं। आज आपके जो सिग्नल्स हैं, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, और हमारे जो एंटरप्राइज नेटवर्क पे जो ट्रैफिक जाएगा, वो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन में आपकी इस डिवाइस का हेल्प होता है। इस पॉइंट पे आके आपकी सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती थी। इस पॉइंट को हम बोलते थे डिमार्केशन पॉइंट या डीमार्क। डिमार्केशन पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जिसके आगे सर्विस प्रोवाइडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब आपके नेटवर्क में फायरवॉल नहीं चल रही, उससे सर्विस प्रोवाइडर को कोई मतलब नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड से बैठ के यहाँ तक पिंग मारेगा, पिंग हो रहा है तो सब ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी फायरवॉल क्यों नहीं चल रही, आपका एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रहा। तो डिमार्केशन पॉइंट मतलब आपका वो पॉइंट होता है जो मतलब आपका एंड पॉइंट है। डिमार्केशन मतलब जहां पे आप टर्मिनेशन पॉइंट कह लो, जहां पे आपकी वो सर्विस प्रोवाइडर की केबल आके टर्मिनेट हुई है, उसके बियॉन्ड सर्विस प्रोवाइडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सर्विस प्रोवाइडर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए नहीं है, ठीक है। उससे कहोगे कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, वो अपने एंड से बैठ के यहाँ तक पिंग विंग कराएगा, पिंग सक्सेसफुल हो गई, वो कहेगा हमारी तरफ से सब ओके, आप अपनी तरफ चेक करोगे। तो इस तरीके का सेटअप होता था। आज के टाइम पे तो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर से हमने केबल ली, उठा के राउटर पे लगाया, राउटर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गया, या राउटर से लैन केबल लगा के कनेक्ट हो गया। ये आज के टाइम पे टोपोलॉजी है। इतना तामझाम हमें आज के टाइम पे नहीं करना पड़ता, बट ऐसा होता था। लीज लाइन के कॉन्सेप्ट्स में आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो लीज लाइन मतलब ये डेडिकेटेड कनेक्शन जो आपकी दो लोकेशन सर्विस, दो लोकेशन कस्टमर की कनेक्ट करे, चाहे वो आपकी जो है 100 किलोमीटर हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर के बीच में लॉन्ग केबल होगी, और जो आपके सपोज ये आपका कस्टमर का लोकेशन है, कस्टमर की साइट है, तो कस्टमर की साइट पे, कस्टमर के प्रेमिसेस पे जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनको हम सीपीई कहते हैं, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट। तो सर्विस प्रोवाइडर की केबल आके इस डिवाइस पे टर्मिनेट होती है, यहाँ से राउटर पे जाती है, और राउटर से फर्दर आपका जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड है। इस तरीके से आपकी डिजाइन की जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लीज लाइन में आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी। अब वैन में ही आपका इंटरनेट भी आता है, तो अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो भी आप लीज लाइन ले सकते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। तो लीज लाइन कौन खरीद के रखता है? टिपिकल जो आपके एंटरप्राइज नेटवर्क होते हैं बड़े बड़े, वो लीज लाइन कनेक्शन लेके रखते हैं, टाटा से, मे बी अदर जियो से, मे बी अदर सर्विस प्रोवाइडर से, वो लीज लाइन कनेक्शन, डेडिकेटेड कनेक्शन सर्विस प्रोवाइडर से लेके रखते हैं। मतलब एक ही सर्विस प्रोवाइडर आपको लीज लाइन कनेक्टिविटी भी दे सकता है, आपको जो है डीएसएल मॉडम के थ्रू इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकता है, और केबल कनेक्टिविटी के थ्रू, केबल मॉडम के थ्रू भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओ, आप उससे कहो कि आपको लीज लाइन चाहिए, तो अपने एंड से आपके एंड तक एक डेडिकेटेड कनेक्शन करेंगे। ऑब्वियसली उसका वो चार्ज लेंगे अकॉर्डिंगली, ईयरली, मंथली बिल्ड जैसा भी होगा, 6 मंथली, क्वार्टरली जो भी होगा बिल्ड होगा, ठीक है। और टिपिकल जो आपके बड़े बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क हैं वो आपके इस लीज लाइन के ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्रायोरिटी कस्टमर हो, वो चाहते हैं कि उनका नेटवर्क डाउन ना जाए, वो चाहते हैं कि उनके क्वेरीज को टाइमली रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। वो चाहते हैं कि डाउन टाइम कम से कम हो, ठीक है। उन सब चीजों के रिक्वायरमेंट की वजह से एंटरप्राइज नेटवर्क में लीज लाइन कनेक्टिविटी काफी पॉपुलर है। बट एज अ कस्टमर हम नहीं जाएंगे, हम स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस की बात करते हैं, जब हम अपने घर पे हमने इंटरनेट लगवाना है तो हम लीज लाइन कनेक्शन नहीं लेंगे। घर पे इंटरनेट लगवाना है, लीज लाइन कनेक्शन लोगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। तो टिपिकल जो आपका स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडम, डीएसएल मॉडम, हम एयरटेल वालों के पास गए, उनसे कहा हमें इंटरनेट दे दो, उन्होंने कहा ठीक है, वो आपसे मंथली कुछ चार्ज करेंगे, 800 रुपए, 1000 रुपए, और वो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दे देंगे। वो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपकी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, समथिंग कॉल्ड डीएसएल मॉडम के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। ये डीएसएल जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो आपकी इस टेक्निक को यूज करके जब आप जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, या आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको, कस्टमर को जब इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो डीएसएल टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ रिलेटिवली शॉर्ट हाई स्पीड लिंक वैन बिटवीन कस्टमर एंड आईएसपी। मतलब डीएसएल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में एक हाई स्पीड वैन लिंक सेटअप कर सकते हैं, और उस वैन लिंक के ऊपर से हम अपने इंटरनेट का सारा ट्रैफिक एक्सेस कर पाएंगे। चाहे आप वन, अब आपने 100 एमबीपीएस का प्लान ले रखा है तो 100 एमबीपीएस की स्पीड आएगी,
10 MBPS का प्लान ले रखा है तो 10 MBPS की स्पीड आएगी, जितना आप कहोगे उतनी स्पीड आपको दी जाएगी। और इस डीएसएल कनेक्टिविटी में, डीएसएल मॉडर्न कनेक्टिविटी में टेलीफोन वायर यूज होती थी, मतलब जो कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती थी, इस तरीके से। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, फॉर एग्जांपल सपोज एयरटेल है, ये उनका नेटवर्क है, ठीक है, पीएसटीएन वगैरह जो उनका उनका मतलब कह सकते हो आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का जो भी है उसका नेटवर्क है। उन्होंने हमें एक टेलीफोन लाइन दी, इस लाइन को आपने स्प्लिट किया, स्प्लिट करके आपने कहाँ लगा दिया, आपने अपने घर पे स्प्लिटर के थ्रू आपने मल्टीपल फोन्स कनेक्ट करे, और इसी के ऊपर से आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट भी। सेम आपने स्प्लिटर को फोन पे लगाया तो टेलीफोन वायर ही है, तो कॉलिंग वॉलिंग तो आप कर ही पाओगे, साथ के साथ ही आपने स्प्लिटर से फोन नहीं लगाया, स्प्लिटर से आपने क्या किया, एक डीएसएल मॉडेम लगाया, और डीएसएल मॉडेम से आपने अपना राउटर लगा दिया। यहां तक आपकी फोन केबल आएगी, इसके आगे आपकी लैन केबल जाएगी। तो डीएसएल मॉडेम अलग आते थे, ये राउटर वाले नहीं होते। ये राउटर वाले जो मॉडेम होते, राउटर जो होता है वो एक अलग डिवाइस है, डीएसएल मॉडेम एक अलग डिवाइस है। उसमें आप लैन, उसमें पोर्ट देखोगे ना तो दो पोर्ट होते थे, एक तो आपका जो RJ11 जो टेलीफोन वाला वायर होता था, एक वो होता था, और दूसरी तरफ RJ45 होता था जिससे लैन निकल के आती थी। तो मॉडेम अलग ही होता था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयरटेल वगैरह से कनेक्टिविटी लोगे तो आज भी वो यही देखे जाते हैं। अगर आप एयरटेल का कनेक्शन लोगे सीधा, आप इंटरनेट कनेक्शन एयरटेल से लो, एयरटेल एक्सट्रीम या जो सब चीजें आती हैं आप उनसे लो, वो आपको टेलीफोन भी लगा के जाएंगे आपके घर पे, और आपके घर पे वो मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देंगे। तो इसी तरीके का एक स्प्लिटर यूज करते हैं वो तो सर अपनी मर्जी होती है, मतलब अगर टेलीफोन कनेक्शन आपको लेना है तो। हाँ वो आप ले लो, नहीं लेना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वो कनेक्टिविटी देने का काम वो इसी के थ्रू ही करते हैं। अब तो वो भी फाइबर पे चलेगी। किस कौन एयरटेल में। इंटरनली अपना फाइबर कर रखा है, बट घर तक फाइबर हो सकता, हाँ घर पे भी आज के टाइम पे फाइबर लगा देते हैं। अभी चल रहा है। हाँ मॉडर्न नेटवर्क में घर पे भी फाइबर लगा देते अभी ये सिस्टम को भी उन लोगों को भी हटा दें। हैं, हो सकता है, बट टिपिकली आपके ये डीएसएल मॉडेम आपकी काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी थी एक टाइम पे, जिसको यूज करके आप जो टेलीफोन वायर के ऊपर से ही टेलीफोन का ट्रैफिक भी भेज सकते थे, मतलब कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते थे, और आप इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते थे। आज के टाइम पे तो हाँ, आज के टाइम पे सब फाइबर पे ही मूव कर रहा है, जहां देखो वहां फाइबर लगा देते। इथरनेट स्टैंडर्ड्स इतने इवॉल्व हो गए हैं आज के टाइम पे, इन सब चीजों की इतनी जरूरत है नहीं। या आप चाहो तो आप सिंपल लैन केबल से कनेक्टिविटी कर सकते हो। सेम टेलीफोन वायर को यूज करके, सेम टेलीफोन वायर को यूज करके आप एक्चुअल में अपना वॉइस का ट्रैफिक और अपना डेटा ट्रैफिक दोनों आप इनफैक्ट भेज सकते हो। इंडिया में भी काफी पॉपुलर, इंडिया में भी मतलब ये डीएसएल जो टेक्नोलॉजी है काफी पॉपुलर। इसी तरीके से एक होता था केबल टीवी, इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, बट आप केबल टीवी वालों के पास जाओ, उनका अपना वो एंटीना एंटीना वाला नेटवर्क होता था जिसमें वो डिश वगैरह लगी होती थी। तो आप केबल ऑपरेटर्स के पास जाओ, बाहर की कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, केबल ऑपरेटर्स के पास जाओ, ठीक है, वो सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ आपके पास वो सेटअप करते हैं, बट वो क्या करेंगे, वो मतलब आपको आपके घर पे जो टीवी आ रही है, कोएक्स केबल वगैरह को यूज करते हुए जो आपके घर में टीवी चलता है, ठीक है, जिसको सेट टॉप बॉक्स कहते हैं आप फॉर एग्जांपल, वैसा कुछ, तो टीवी भी उसी से चलेगा और उसी से आप इंटरनेट एक्सेस भी कर पाओगे। तो उसमें डीएसएल मॉडेम आता था, इसमें केबल मॉडेम आता है। केबल मॉडेम में एक एंड पे आप जो है ये केबल कंपनी की जो वायर है वो लगाओ, दूसरे एंड पे आप इंटरनेट केबल लगाओ और आप अपना इंटरनेट चलाओ, उसी से स्प्लिटर से आप जो है टीवी भी चलाओ। तो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट बाहर आपकी जो कैट 5 केबल है उसको यूज करते हुए आपकी ये डेटा और आपके टीवी का ट्रैफिक दोनों आपके पास भेजा जा सकता है। मतलब आप टीवी भी देख पाओगे और आप मतलब इंटरनेट भी एक्सेस कर पाओगे ओवर द सेम केबल। अब कैसे होता है दोनों, डीएसएल कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, उसके लिए आप सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क ज्वाइन करना, वहां पे आपको सब चीजें बताई गई, स्मार्ट ट्रैक के बाहर की बात। बट इंटरनेट एक्सेस की अगर हम बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो लीज लाइन कनेक्शन, डीएसएल एंड केबल मॉडेम, ये तीन चीजें आपकी बहुत पॉपुलर हैं, जिनको यूज करके दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट से फॉर एग्जांपल कनेक्ट की जा सकती है। लीज लाइन को हम टिपिकली इंटरनेट के लिए यूज नहीं करने वाले। लीज लाइन को अगर आप इंटरनेट के लिए यूज करोगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो टिपिकली लीज लाइन को यूज करके ले सकते हो इंटरनेट, कोई बात नहीं, बट लीज लाइन को यूज करके हम दो या दो से ज्यादा अपने लोकेशंस को इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस डीएसएल मॉडेम एंड एवरीथिंग, केबल मॉडेम एंड एवरीथिंग आप जो है यूज कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होगी, इंटरनेट भी ठीक ठाक चलेगा। पहले तो फिर भी काफी मोनोपोली थी इंटरनेट के पहले तो मतलब काफी कॉस्टिंग थी इंटरनेट के मामले में। आज के टाइम पे तो इंटरनेट फ्री में बट रहा है सब जगह इंडिया में। बाहर की कंट्रीज में इंटरनेट आज भी महंगा है, बाहर तो बहुत महंगा है। बाहर की कंट्रीज में इंटरनेट आज भी बहुत महंगा है।
तो ज्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं वो इस चीज से ही परेशान रहते हैं कि भाई इंटरनेट की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है एक्चुअली। 300-400 रुपये होता है 1 GB का। हाँ वहाँ पे मतलब आज भी वही चलता है वहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है यार, मोनोपोली टाइप है बाहर भी। अब आपको क्या रिकॉर्डिंग लोगों पे कैन वी यूज लीज लाइन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लीज लाइन यूज करके आपने अपनी दो लोकेशंस को कनेक्ट किया, अगर इनफ सफिशिएंट बैंडविड्थ आपकी उस लीज लाइन पे है तो बिल्कुल आप वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। एट द एंड इट विल मैटर कि आपके उस पर बैंडविड्थ कितनी है। तो डीएसएल, केबल मॉडम और आपका जो लीज लाइन है, ये आपके बहुत पॉपुलर चीजें हैं इंटरनेट पे या इंटरनेट एक्सेस के लिए। फॉर एग्जांपल या दो से ज्यादा ब्रांचेस को आपस में फॉर एग्जांपल इंटरकनेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसी पे केबल इंटरनेट तो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट डीएसएल मॉडम काफी था। ठीक है, अभी इतनी आपको पॉपुलरली ये देखने को ऐसी ऐसी टेक्निक नहीं मिलती, क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन फाइबर एंड एवरीथिंग, सो इतना नहीं मिलता, बट ऐसा होता है ऐसा। अच्छा, ये था जो मैं आपको उतनी देर से कह रहा था कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी थी, ये केवल किस लिए बनाई गई थी? लैन के लिए। वैन पे क्या यूज करते थे? वही केबल मॉडम, टेलीफोन वायर, सीरियल केबल एंड एवरीथिंग, वो सब आप यूज करते थे वैन की जब बात करते थे। बट जैसे जैसे इथरनेट के स्टैंडर्ड इवॉल्व हुए, 802.11 फॉर एग्जांपल वाईफाई 802.11 बी, जी, एन, ए सी, ए एक्स, तरह तरह के स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो जैसे जैसे आपके इथरनेट के स्टैंडर्ड्स इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे इथरनेट के स्टैंडर्ड्स में इन्हेंसमेंट्स होते गए, ये पॉसिबल हो पाया कि इथरनेट को आप वैन पे यूज करो। क्योंकि लिमिटेशन क्या थी? कुल मिला के लिमिटेशन क्या थी उस टाइम पे? 100 मीटर की लिमिटेशन थी कि आप इतने टेक्नोलॉजी को यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 मीटर तक जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक रिपीटर लगाना ही पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपको किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आपको बीच में कम से कम 10 रिपीटर तो लगाने पड़ेंगे, ज्यादा लगाने पड़ेंगे। 100 मीटर के हिसाब से लगभग 100 रिपीटर आपको लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं। बट जब स्टैंडर्ड्स बढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बनाया स्टैंडर्ड, इन्होंने इथरनेट का एक स्टैंडर्ड बनाया जिसको ये बोलते थे 1000 बेस एल एक्स। स्टैंडर्ड ऐसे ही लिखे जाते हैं, ये आपका क्या कह सकते हो, एक्चुअल नेम होता है स्टैंडर्ड का। जैसे 1000 बेस एफ एक्स का क्या, एल एक्स का क्या मतलब है? 1000 बेस एल एक्स का मतलब है 1000 एमबीपीएस। 1000 एमबीपीएस का मतलब कितना हो गया? 1 जीबीपीएस। बेस का मतलब क्या है? बेस बैंड टेक्नोलॉजी। पढ़ना है इसके बारे में। एक होती है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी और एक होती है बेस बैंड टेक्नोलॉजी, पढ़ना है इसके बारे में। और एल एक्स का मतलब क्या है? फाइबर ऑप्टिकल। तो ये कहता है कि ये जो एक स्टैंडर्ड है 1000 बेस एलेक्स जो स्टैंडर्ड है, ये सिंगल मोड फाइबर टेक्नोलॉजी को यूज करके अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं बिना किसी रिपीटर को लगाए। बट यहीं पे अगर आप फॉर एग्जांपल 1000 बेस ZX स्टैंडर्ड पे जाते हो तो आप जो है 1000 एमबीपीएस तक की स्पीड ले पाओगे बेसबैंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर तक जा सकते हो बिना बीच में कोई रिपीटर लगाए। तो मतलब ईथरनेट स्टैंडर्ड्स आज के टाइम पे इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि उनको लैन और वैन दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। ईथरनेट एज अ वैन टेक्नोलॉजी एंड ईथरनेट एज अ लैन टेक्नोलॉजी दोनों आपके पास आज के टाइम पे पॉपुलर है। तो ये कस्टमर की साइड से जो आप कह रहे थे फाइबर लगा देते हैं, वो ये कस्टमर की साइड पे कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट पे अब हमें कोई बहुत फैंसी डिवाइस नहीं लगानी, सीएसयू डीएसयू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो, फाइबर ऑप्टिकल केबल लेके आओ, वो एक कन्वर्टर लगाओ फाइबर ऑप्टिकल से इथरनेट वाला, और सीधे कस्टमर के प्रीमिसेस पे आप जो है केबल को टर्मिनेट करा दो। इनफैक्ट अगर सपोज मैं एयरटेल ही हूं तो मैं तो आपको केबल ही, मतलब आपको राउटर ही फाइबर वाला देके जाऊंगा सीधा, इसमें फाइबर का पोर्ट होगा, उसमें फाइबर केबल में घुसा दूंगा, क्या दिक्कत है? तो आज के टाइम पे जो कस्टमर साइट है उसको प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए हम नॉर्मल इथरनेट केबल को यूज कर सकते हैं। केबल क्या है? स्टैंडर्ड सफिशिएंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब प्रॉपर स्टैंडर्ड वाली केबल यूज करनी पड़ेगी, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स एंड एवरीथिंग आपको यूज करनी पड़ेगी। तो सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पीओपी मतलब पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, सर्विस प्रोवाइडर के लोकेशन पे जो डिवाइस प्रेजेंट है उससे आपके कस्टमर की डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपकी जो केबल है फाइबर ऑप्टिकल केबल, वो सब आप लगा सकते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर का जो वैन नेटवर्क है आज के टाइम पे आपको बहुत पॉपुलरली देखने को मिलेगा ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ईथरनेट में भी स्पेसिफिकली कौन सी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी? फाइबर। ठीक है, क्योंकि फाइबर बहुत हाई स्पीड डेटा रेट को सपोर्ट करता है, तो और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दोनों को सपोर्ट करता है। तो दोनों एडवांटेजेस है, दोनों चीजें हमें चाहिए इन सर्विस प्रोवाइडर एनवायरमेंट, तो दोनों आपके पास अवेलेबल। तो ईथरनेट को आज के टाइम पे एज अ वैन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं बहुत पॉपुलरली, जहाँ पे आपके घरों पे आज के टाइम पे फाइबर ऑप्टिकल केबल आती है, ना कि एक कोई सीरियल केबल कनेक्टेड विद
TSL मॉडेम एंड एवरीथिंग, वो सब आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर नहीं है। तो आज के टाइम पे ईथरनेट को एज अ वैन टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। और ईथरनेट को जब आप वैन टेक्नोलॉजी यूज करने की बात करते हो तो केवल इंटरनेट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सब काम केवल इंटरनेट चलाने के लिए हम कर रहे हैं। मे भी हमारा एक हेडक्वार्टर है, हमारा एक हेडक्वार्टर है मुंबई लोकेशन में, और हमारा एक डेटा सेंटर है दिल्ली लोकेशन में, और हमारे लगभग 500 ब्रांचेस हैं, या चलो इंडिया में ही रख लेते हैं, हमारी 50 ब्रांचेस हैं इन टोटल। ठीक है, हमारी ये ब्रांच नंबर 1 है, ये ब्रांच नंबर 2 है, ये ब्रांच नंबर 3 है, ऐसे करते करते हमारी अप्रॉक्सीमेटली 50 ब्रांचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट जियो लोकेशंस में हमारी 50 ब्रांचेस हैं। और आपको इनको आपस में कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है? ताकि आपका ट्रैफिक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जा सके। डेटा सेंटर में हमारे कई सारे सर्वर लगे हैं, उनका एक्सेस हमें मिल सके। हेडक्वार्टर में हमारा मैनेजमेंट वगैरह बैठता है, उनसे कम्युनिकेशन हो सके। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमें अब इन सभी हमारे हेडक्वार्टर के लोकल एरिया नेटवर्क को बाकी के सभी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए भी हम ईथरनेट को एज अ वैन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए भी आप ईथरनेट को एज अ वैन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। आप जाओ अगेन एयरटेल के पास या किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास, उनसे बोलो कि भाई आपको ये कनेक्टिविटी करवानी है। हमारे यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस हैं, यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस हैं, यहाँ पे कुछ आईपी हैं, यहाँ पे कुछ आईपी हैं, यहाँ पे कुछ आईपीज हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। तो करो, आप उनसे बात करो, वो आपको करा के देंगे। और इस काम के लिए वो क्या यूज करते हैं? इस काम के लिए वो यूज करते हैं एक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ईथरनेट ओवर MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। मतलब ईथरनेट ओवर MPLS एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की डिवाइसेस को आपस में ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर कनेक्ट। आप क्या करोगे? मतलब आप तो प्रोवाइडर से बोलोगे, प्रोवाइडर करेगा, बट प्रोवाइडर ने इंटरनली अपना ये नेटवर्क ईथरनेट ओवर MPLS, या इसको इथरनेट इमुलेशन भी बोलते हैं, इसके ऊपर बना रखा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड ईथरनेट वैन सर्विस। इसको यूज करके प्रोवाइडर क्या कर सकता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे सकता है दो डिवाइसेस के बीच में। मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर को बोलो, आप बोलो कि आपको जो है हेडक्वार्टर और डेटा सेंटर को कनेक्ट करना है। सर्विस प्रोवाइडर इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इन दोनों के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकता है। सर्विस प्रोवाइडर आप इन दोनों को यूज करके इनके बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सकता है। कंप्लीटली पॉसिबल। ऐसा लगेगा कि आपकी एक फाइबर केबल डायरेक्टली एग्जिस्ट करती है आपके हेडक्वार्टर और डेटा सेंटर के बीच में, आपको ऐसा लगेगा। जबकि ऐसा है नहीं, वो ट्रैफिक आपके सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से होकर जाता है, बट वो कॉन्फ़िगर ऐसा करेगा, वो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि दोनों डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है फाइबर केबल को यूज करके। और ये प्योरली किसके ऊपर किया जाएगा? ईथरनेट केबल को यूटिलाइज करते हुए किया जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल हम लगाएंगे, मे भी हम मल्टी मोड फाइबर या सिंगल मोड फाइबर केबल यूज करेंगे जो बहुत लंबी डिस्टेंस को कवर करे, अच्छी स्पीड रखे। कॉस्टिंग होगी, कॉस्टिंग पे करेगी। अब हमारी 500 ब्रांचेस हैं, इतना पैसा तो हमारे पास होगा कि हम उनको जो है फाइबर ऑप्टिकल से कनेक्ट कर सकें ऑब्वियसली। तो ईथरनेट ओवर MPLS या ईथरनेट इमुलेशन आपकी एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आपका एक सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा कस्टमर की लोकेशंस को एक पॉइंट टू पॉइंट एनवायरनमेंट में कनेक्ट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी ईथरनेट ही रहेगी। तो कभी जब आप MPLS जैसी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे आगे आके, तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अभी फिलहाल क्या रखना है कि MPLS, ईथरनेट ओवर MPLS आपकी एक वैन टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आपके कस्टमर्स की ब्रांचेस को हेडक्वार्टर, डेटा सेंटर वगैरह के साथ कनेक्ट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। मतलब अगेन फिर वही बात है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोवाइडर ने अंदर अंदर क्या कर रखा है। प्रोवाइडर अपने मुंबई लोकेशन से आपको एक केबल देगा, अपनी दिल्ली लोकेशन से आपको एक केबल देगा, और पुणे से दिल्ली के बीच में क्या कर रखा है क्या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है वो अगेन आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल है। आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, एक मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो डिवाइस है जो पुणे लोकेशन में है, जो आपकी डिवाइस मुंबई लोकेशन में है या दिल्ली लोकेशन में है, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसा लगेगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअल में आपका ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ कई सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है। हमें कोई मतलब ही नहीं है क्या है क्या नहीं। वो उनका हमने पे किया है सर्विस के लिए, हमें सर्विस मिलनी चाहिए। अच्छा, ये भी मत सोचना कि भाई इधर तो ईथरनेट, इधर तो ये ट्विस्टेड पेयर यूज हो रही है, यहाँ फाइबर यूज हो रही है, पे कोएक्स यूज हो रही है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। कंपैटिबिलिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि एट द एंड सारा क्या है? ईथरनेट। एट द एंड जो आपके सारे स्टैंडर्ड हैं, एट द एंड सारे स्टैंडर्ड आपके ईथरनेट के अंडर में आते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि आपकी ट्विस्टेड पेयर
फाइबर ऑप्टिकल या इनफैक्ट आपकी जो कोएक्स केबल भी है, सब आपस में कंपैटिबल है। इनफैक्ट जो इंटरफेसेस होते हैं, मतलब ईथरनेट वाले, उनको भी ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट कहते हो। फाइबर वालों, जब ट्रैफिक आपके पास इस इंटरफेस पे आएगा, जब ट्रैफिक आपके यहाँ पे आएगा, तो बताया था आपको कि ट्रैफिक के ऊपर जो हेडर और ट्रेलर लगा है उसको हटाया जाएगा। मतलब रिसीवर हमेशा क्या करता है, डिकैप्सुलेशन। उसके बाद जब ट्रैफिक आगे पास करेगा तो दोबारा से क्या परफॉर्म करेगा, समथिंग कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो जब ट्रैफिक फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ की तरफ चला, तो इसका मैक एड्रेस क्या लग जाएगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस। अच्छा, यहां से यहां जाना है तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, कहां जाओगे आप, राउटर पे। तो राउटर के इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या लगेगा आपका, एज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अरे आपका अगला स्टॉप क्या है, आपको जाना फॉर एग्जांपल पुणे से मुंबई है, ठीक है, तो पुणे क्या हो गया सोर्स, मुंबई क्या हो गई डेस्टिनेशन। बट बीच में गाड़ी रुकेगी कहां पे, फॉर एग्जांपल एक किसी लोकेशन पे रुकती है, तो अगला स्टॉप तो आपका, नेक्स्ट स्टॉप जो आपके पास है, नेक्स्ट स्टॉप तो आपका वही है। उसके बाद जब यहां पहुंचे, इसके बाद आगे गाड़ी यहां रुकी, तो आपका अगला स्टॉप ये था। उसके बाद फाइनली कहां पहुंचे आप, मुंबई पे। तो एक्चुअल में जब पैकेट यहां से यहां की तरफ चला, तो इसका खुद का मैक एड्रेस क्या बनेगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस। और जहां गाड़ी रुकेगी, जहां आपका पहला पहला स्टॉप होगा, उसका मैक एड्रेस क्या बनेगा, आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैफिक हमें यहां से यहां भेजना तो है, बट डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, रुकेगा ट्रैफिक कहां पे, यहाँ पे। तो इसका मैक एड्रेस क्या बनेगा, आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो पैकेट चला, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। पैकेट यहाँ पे मिला, उसको डिकैप्सुलेट किया गया, जब आगे की तरफ भेजा गया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस, और ये क्या बन जाएगा, आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। पैकेट यहाँ मिला, जब आगे की तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस, और ये क्या बन जाएगा, आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। पहले ही बताया था, डेटा लिंक लेयर का हेडर ही और डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर ही एक ऐसी फील्ड होती है जो हॉप बाई हॉप, यानी कि राउटर बाई राउटर हटती रहती है, लगती रहती है। तो यहाँ पे यही कहता है कि आपका ये जो, ये देखो ना यहाँ पे मैक एड्रेस वगैरह के बारे में जो इसने मेंशन किया है, वो आपका एग्जैक्टली यही पॉइंट है। ये मत सोचना कि ट्रैफिक यहां से यहां जा रहा है तो ये सोर्स ये डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन तो है, बट सोर्स मैक एड्रेस आपका इसका मैक एड्रेस होगा, और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो आपके नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस होता है। नेक्स्ट हॉप मतलब नेक्स्ट स्टॉप का मैक एड्रेस होता है कि पैकेट आगे कहाँ रुकेगा, जाके पैकेट राउटर पे रुकेगा। राउटर देखो, ये एक अलग लैन है, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, सीधा तो जा ही नहीं सकते आप। आपको अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो आपको कहाँ जाना है, राउटर पे। तो घुमा फिरा के पैकेट तो राउटर पे भेजोगे ना। पहली क्लास में बताया था कि राउटर का काम होता है दो या दो से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। तो अल्टीमेटली आपका ट्रैफिक PC1 से PC2 तक जाने के लिए राउटर पे जाके रुका, तो राउटर का मैक एड्रेस क्या लगेगा, आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। उसके बाद जब पैकेट राउटर से राउटर जाएगा, सोर्स डेस्टिनेशन, जब पैकेट राउटर से PC जाएगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन, ऐसे प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो बीच में क्या है क्या नहीं, हमें मतलब नहीं है कि कौन सी वैन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोवाइडर ने मेरी दोनों लोकेशन को कनेक्ट किया है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे बस इस बात से मतलब है कि मेरा ट्रैफिक इधर से उधर तक पहुंच गया। ईथरनेट ओवर एमपीएस हमें अलाउ करती है कि हम अपनी लोकेशन की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करें, और ऐसा लगेगा कि दोनों आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड, जबकि बीच में पूरा का पूरा सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क आता है। कनेक्टिविटी करते वक्त आप, ये हम बहुत देर से पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का एक ही रास्ता हो, तो ऑब्वियसली वो नेटवर्क क्या कहा जाएगा, उस तरह का नेटवर्क क्या कहा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट किया, इस राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सी केबल यूज करी, सीरियल केबल। मैंने आपको बताया था, राउटर पे हमारे पास समथिंग कॉल्ड सीरियल पोर्ट अवेलेबल होते हैं, जिनको यूज करके हम राउटर से राउटर सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये सीरियल पोर्ट आपके स्विच पे तो होते ही नहीं है, तो मतलब ये तो आप कभी बना ही नहीं सकते, ये आप बना ही नहीं सकते, ये आप कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कभी। जब पोर्ट ही नहीं होगा तो कहाँ लगा दोगे आप, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। सीरियल केबल को यूज करते हुए अगर आपको दो राउटर को कनेक्ट करना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जो बन रहा है सामने। सीरियल केबल हमेशा केवल दो एंड पॉइंट्स को ही कनेक्ट करती है, मतलब दो राउटर को ही कनेक्ट करती है। इसलिए सीरियल इंटरफेसेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो भी करें। दो डिवाइस को जब आप सीरियल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करोगे, तो वो हमेशा कैसी टेक्नोलॉजी होगी, P2P, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। अब यहीं पे आप इथरनेट की बात कर लो। इथरनेट मतलब आपका जो लैन केबल है, आप उसकी बात कर लो। हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच यूज करके
हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगा दें, मल्टीपल पीसी लगा दें। क्यों? राउटर लगा दें, फायरवॉल लगा दें। क्यों? क्योंकि स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। स्विच में कौन सी केबल लगती है? इथरनेट केबल। पीसी में कौन सी केबल लगती है? इथरनेट केबल। तो मल्टीपल पीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस तरीके की टोपोलॉजी बना सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, हम एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स तक रीच कर सकते हैं। इसीलिए इथरनेट टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी। मल्टी एक्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हम टोपोलॉजी बनाते हैं उसमें ऐसा होता है कि हम पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स तक रीच कर सकें। तो याद रखना, सीरियल टेक्नोलॉजी आपकी क्या कही जाती है? पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी। और जो आपकी इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है ये कही जाती है आपकी मल्टी एक्सेस। सीरियल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जब आप दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो हमेशा ऐसी ही टोपोलॉजी बनेगी। मतलब आप वैसे तो बना ही नहीं सकते जो मैंने आपको अभी पीछे बताया, जबकि आप यही काम अगर आप इथरनेट के थ्रू करोगे तो आप ऐसा कर सकते हो एक्चुअली। और आपको याद होना चाहिए कि स्विच का काम होता है सेम नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट करना। तो मतलब ये तीनों डिवाइसेस आपके इसमें हैं सेम नेटवर्क में। और राउटर का काम क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क की डिवाइसेस को कनेक्ट करना। मतलब ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, और ये आपका एक अलग नेटवर्क है। ये एक अलग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, ये एक अलग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, और ये एक अलग पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। सीरियल टेक्नोलॉजी के ऊपर से जब आप डेटा भेजते हो तो भी उसको क्या कहते हो? फ्रेम। जब आप इंटरनेट के ऊपर से भेजोगे तो भी उसको क्या कहोगे? फ्रेम। मतलब बोलते उसको फ्रेम ही है, बट या तो क्या होगा, वो ईथरनेट का फ्रेम होगा, और या तो HDLC का फ्रेम होगा, या तो ट्रिपल पी का फ्रेम होगा, या तो फ्रेम रिले का फ्रेम होगा। ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे केवल एक ही प्रोटोकॉल सपोर्टेड है, और आपकी सीरियल टेक्नोलॉजी पे HDLC, ट्रिपल पी और क्या सपोर्टेड है? फ्रेम रिले। ये तीन प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका? HDLC। ये कोई यूज नहीं करता आज के टाइम पे, और ये कोई यूज नहीं करता आज के टाइम पे, तो खत्म ही हो गई वो बातें, करनी नहीं हमें कि HDLC क्या होता है, ट्रिपल पी क्या होता है, फ्रेम रिले क्या होता है। पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। इनफैक्ट CCI तक से हटा दिया है इन्होंने सब चीज को, क्योंकि उनको पता है कि भाई सब जगह इंटरनेट घुसना है, तो पढ़ा के करोगे क्या? सिस्को का एक चीज ये बहुत अच्छा है कि जो आउटडेटेड चीज है उसको हटा ही दो, वजह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है ऐसी टेक्नोलॉजी को पढ़ो जो आज के टाइम पे यूज ही नहीं होती, तो हटा ही देते हैं इसकी चीज। पुराने वर्जन में करते आप तो आपको पढ़ाया जाता है SDLC क्या होता है, ट्रिपल पी क्या होता है। फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना सफिशिएंट है जानने के लिए कि HDLC, ट्रिपल पी और फ्रेमले तीनों ही आपके सीरियल इंटरफेस पे, सीरियल केबल पे, सीरियल पोर्ट पे यूज किए जाने वाले आपके प्रोटोकॉल। इनका काम क्या होता है? डेटा को इनकैप्सुलेट करना, डिकैप्सुलेट करना जब डेटा आता है या जाता है। अब ये बताओ, खुद सोच के देखो, अगर आपकी एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है और आपको डेटा यहां से यहां भेजना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेंडर की और रिसीवर की। आप क्लास में 5 लोग बैठे हो, मुझे किसी से बात करनी है, मुझे उसका नाम ही नहीं पता है, तो मैं बात कैसे करूंगी? तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ मैसेज भेजना है, मेरे को अपना अपना तो एड्रेस पता है, बट अगर मुझे सामने वाले का एड्रेस नहीं पता तो मैं उसको डेटा कैसे भेजूं? तो अगर मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि जब आप मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी की बात करते हो, इन शॉर्ट जब आप किस टेक्नोलॉजी की बात करते हो? ईथरनेट टेक्नोलॉजी की बात करते हो, क्योंकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके आप ऐसी टोपोलॉजी बना सकते हो। तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी में ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपके सेंडर को और रिसीवर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर हमने ऐसी टोपोलॉजी बना दी और हमें यही नहीं पता कि ट्रैफिक कहां से कहां जाने वाला है, तो ट्रैफिक जाएगा कैसे? इसीलिए केवल ईथरनेट टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं? मैक एड्रेसेस। ईथरनेट इंटरफेस है जो आपके लैन पोर्ट जिनको आप बोलते हो, जिनको मैंने अभी पीछे बताया कि उसमें एक मैक एड्रेस बर्न इन होता है, वो सब चीजें वो आपको इसीलिए मिलती है ताकि हम सेंडर और रिसीवर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन अगर यही चीज क्लास में केवल एक जना बैठा हो, केवल एक लोग बैठा है, केवल एक स्टूडेंट बैठा है, तो मैं उसको नाम लेके बोलूं या ना बोलूं क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई वही सुनेगा, और कौन सुनेगा? तो अगर हम दो डिवाइसेस को किससे कनेक्ट करें? सीरियल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें, तो भाई ऑब्वियस है पैकेट यहां से निकला तो यहीं जाएगा, और कहां जाएगा? तो सेंडर और रिसीवर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी दो डिवाइसेस को सीरियल केबल से कनेक्ट करोगे तो वहां पे क्या नहीं होंगे?
किसी भी तरीके के कोई पूछ ले सीरियल केबल पे मैक एड्रेस क्यों नहीं होता, सीरियल इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब पोर्ट, एनआईसी, विक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कोई पूछ ले सीरियल इंटरफेस से मैक एड्रेस क्यों नहीं होता। सीरियल इंटरफेस आपकी एक पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी है जहां पे ये ऑब्वियस है कि ट्रैफिक अगर यहां से निकला तो यही जाएगा, तो हम सेंडर और रिसीवर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता। जबकि ईथरनेट टेक्नोलॉजी एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइसेस को कुछ इस फैशन में कनेक्ट कर सकते हैं कि डेटा एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट तक जा सके। अब यहाँ पे आपको सेंडर और रिसीवर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हमेशा क्या होता है। अब ऐसा मत, अब ये बताओ ऐसे कनेक्ट किया, ध्यान से समझो कि अभी हमें सेंडर और रिसीवर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी अब ईथरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने क्या बना दिया है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना दिया। बट ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब ऐसे बनाओगे तो मैक एड्रेस यूज नहीं होगा, जब ऐसे बनाओगे तो इतना कौन याद रखेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये बनाया है कि आपने ये बनाया है, मैक एड्रेस हमेशा यूज होगा कहाँ पे, ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे, जबकि मैक एड्रेस कभी यूज नहीं होगा किस पे, सीरियल टेक्नोलॉजी। मैं दिखा देता हूँ आपको, सेम वही पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके ईथरनेट होंगे वहां पे मैक एड्रेस होगा, जो भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके क्या होंगे सीरियल, उन पे मैक एड्रेस नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ एज यूजुअल, इस राउटर पे इसको मैं बंद करता हूँ और बंद करके मैं वही कल वाला एक सीरियल इंटरफेस लगा देता हूँ, पावर ऑन कर देता हूँ। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि अगर आप जाओ, देखो ये ना ये इंटरफेस लिखा है, इस डिवाइस पे कितने इंटरफेसेस हैं अगर आप ध्यान से देखो, तो इस डिवाइस पे भी कितने इंटरफेसेस हैं, 3। एक का नाम क्या है, फास्ट ईथरनेट 0x0, हो सकता है ये कॉपर वाला हो सकता है फाइबर वाला हो, हमें क्या पता। अरे हमें थोड़ी ना इसको देख के क्या बताओगे कि कॉपर की मतलब लैन RJ45 है या फाइबर ऑप्टिकल का कनेक्टर है, ऐसे पता थोड़ी लगेगा। कुल मिला के बस इतना है, ईथरनेट है। तो इस पे देखोगे ईथरनेट टेक्नोलॉजी में हमेशा क्या होता है, आपका मैक एड्रेस होता है, होगा 100%। कल दिखाया भी था गेट मैक की कमांड से क्या पता भी कर सकते हो, यहाँ भी देखो होगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। सीरियल टेक्नोलॉजी में कोई मैक एड्रेस नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है ना, बना ही नहीं सकते आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी एक्सेस टोपोलॉजी बना ही नहीं सकते सीरियल पे, तो लेके करोगे क्या। ठीक, ये बात ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं। तो ये था जो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि किस तरीके से टोपोलॉजी बना सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। 3 तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, एक होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, या तो मैं डेटा भेज सकता हूं या तो रिसीव कर सकता हूं, मैं भेज सकता हूं तो रिसीव नहीं कर सकता, रिसीव कर सकता हूं तो भेज नहीं सकता। मतलब हमारी जो मीडिया है वो वन वे है, मतलब या तो जाएगा और या तो आएगा, दोनों नहीं हो सकते। जैसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल जैसे टीवी, टेलीफोन, रेडियो, उधर से सुनाई देता है बट इधर से कुछ सुना नहीं आता, तो ये क्या है आपका सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स। देन क्या होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, मीडिया कैपेबल दोनों चीजों के है, मीडिया सेंड भी कर सकती है रिसीव भी कर सकती है, बट एट अ टाइम केवल क्या करेगी, या तो सेंड या तो रिसीव, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। ईदर वे बट वन एट अ टाइम, 2 वे स्ट्रीट बट 1 वे एट अ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हब करके एक डिवाइस होती थी, वो हमेशा क्या होती थी, हाफ डुप्लेक्स। मतलब या तो वो क्या करेगी, डेटा भेजेगी, जैसे एक हब लिया आपने, उससे 5 डिवाइस कनेक्ट करेगी। अब या तो वो हब एक बार में डेटा को क्या करेगा, रिसीव, या तो क्या करेगा, सेंड। दोनों कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगा, डेटा ड्रॉप हो जाएगा। दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जब हम पैकेट से थोड़ा बात कर लेंगे, बात कर लेंगे तो दिखाऊंगा आपको भी कोलिजन कैसे होता है, बट हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स का एक और एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल, वॉकी टॉकी जो होता था, तो उसमें ऐसे ही होता है ना कि कम्युनिकेशन जैसे वो होता नहीं है कि ओवर एंड आउट, वो क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि भाई मेरा काम हो गया अब तुम बोलना शुरू करो, क्योंकि जब तक वो बटन दबाई मैंने वॉकी टॉकी की तो मैंने बैंडविड्थ रिजर्व कर ली पूरी। अब मैं बोलूंगा केवल आप ही सुनोगे, आप मतलब बोलोगे तो मुझे कुछ सुनाई वैसे भी नहीं देगा। जब मैं बटन को रिलीज करूंगा तब जाके आप बोल सकते हो, तो पता कैसे चलेगा कि मैंने बटन रिलीज कर दिया। तो बटन रिलीज करने से पहले क्या बोलते हैं, ओवर एंड आउट,
फिर बटन रिलीज कर दिया तो समझ में आ जाता है कि भाई सामने वाले ने बटन रिलीज कर दी है, अब मैं बोल सकता हूँ। तो वो भी एक आपके हाफ डुप्लेक्स का पार्ट है। और फाइनली क्या होता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब एट द सेम टाइम आप सेंड भी कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप रिसीव भी कर सकते हो। मॉडर्न डे जितनी भी डिवाइसेज हैं सारी फुल डुप्लेक्स होती है। हम जबरदस्ती हाफ डुप्लेक्स में लगा सकते हैं, बट मॉडर्न डे लगभग सारी डिवाइसेज आपकी फुल डुप्लेक्स ही आती है। हब जैसी डिवाइस आज भी यूज करोगे जाके तो अभी भी वो क्या रहेगा, हाफ डुप्लेक्स। बट मॉडर्न डे जो आपके राउटर होते हैं, स्विच होते हैं, फायरवॉल होती हैं, एक्सेस पॉइंट जो भी है सब आपके एक्सेस पॉइंट छोड़ देगा, ठीक है। राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, ये जितनी भी डिवाइसेज हैं ये सारी आपकी फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। वायरलेस कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये थी आपकी सेकेंड लेयर ऑफ ओवरसाई मॉडल, जिसको आप बोलते हो डेटा लिंक लेयर। अब ये जो फंक्शन इतने सारे आपने पढ़े टीसीपी आईपी मॉडल में, ओरिजिनल टीसीपी आईपी मॉडल में ये सारा काम किसका था, नेटवर्क एक्सेस लेयर का। मॉडिफाइड टीसीपी आईपी मॉडल में काम किसका है, डेटा लिंक लेयर। तो ये आपकी सेकेंड लेयर थी आपकी कम्युनिकेशन, जो डील करती है कि विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। और जब आप वैन की बात करोगे तो फॉर एग्जांपल कैसे कैसे चीजों से, कैसे कैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कनेक्शन कर सकते हो। वैन में भी अगर इथरनेट यूज किया है तो वहां भी मैक एड्रेस चाहिए होगा, बट वैन में अगर सीरियल यूज किया है तो वहां पे मैक एड्रेस नहीं चाहिए होगा। बट ऐसा थोड़ी ना है कि हम सारा काम अपने विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क ही करें। इंटरनेट एक्सेस करने की बात करो तो इंटरनेट का एक दूसरा नेटवर्क है। अगली लेयर जो आपके पास है, जिसको आप बोलते हो नेटवर्क लेयर ऑफ ओवरसाई मॉडल या इंटरनेट लेयर इन टीसीपी आईपी मॉडल, बात एक ही है। इस लेयर का मेन काम क्या होता है, इस लेयर का काम होता है मतलब एक नई एड्रेसिंग प्रोवाइड करना डेटा के ऊपर। डेटा लिंक लेयर भी एड्रेस ऐड करती है, नेटवर्क लेयर भी एड्रेस ऐड करती है। डेटा लिंक लेयर कौन सा एड्रेस ऐड करती है, मैक एड्रेस। नेटवर्क लेयर जो एड्रेस ऐड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। बट डेटा लिंक लेयर की तरह ही नेटवर्क लेयर भी आपके डेटा के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगी, और उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में मेन चीज क्या है, आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर वर्क्स जस्ट लाइक अ पोस्टल सर्विस। जैसे पोस्टल सर्विस को यूज करके आपके घरों को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, वैसे ही आपके नेटवर्क लेयर को यूज करते हुए हम अपने डेटा को एक क्या देते हैं, यूनिक एड्रेस। अब आप मेरे से ये बोल सकते हो कि भाई यूनिक एड्रेसिंग का काम तो डेटा लिंक लेयर पे भी हो गया, तो नेटवर्क लेयर की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस भी तो आपकी वही काम करता है। मैक एड्रेस आपकी डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जिसको यूज करके आप अपने नेटवर्क में डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फिर आईपी एड्रेस की क्या जरूरत है। नहीं, मैं बता चुका हूँ फिर क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कुछ 5 मिनट पहले हार्डली बताया होगा। मैक एड्रेसेस आपके क्या होते हैं, केवल लैन में क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी तो बताया जब आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना होगा, तीसरे नेटवर्क में जाना होगा, तो आपका वो डेटा लिंक लेयर का हेडर हट जाएगा। अभी तो बताया। तो मैक एड्रेस को यूज करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि मैक एड्रेस का जो सिग्निफिकेंस है वो केवल कहाँ पे है, लोकल एरिया नेटवर्क पे, लैन में। बट हमें एक लैन से दूसरी लैन पे जाना है, तो कैसे जाओगे। मतलब समझो इसको, ये आपकी एक लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी में आपकी 3 डिवाइसेस लगी हैं। इन 3 डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या है, ए है, बी है, सी है। इनको आपस में ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया। ऐसी ही आपकी एक और लोकेलिटी है, ये लोकेलिटी क्या है, ए है, मतलब ये दूसरी लोकेलिटी है। यहाँ भी आपकी 3 डिवाइसेस लगी हुई है, मे बी अगेन एक स्विच से लगी हुई है। इनका मैक एड्रेस क्या है, लेट्स से कि इनका मैक एड्रेस सी, डी और ई है। अब आपको इस लोकेलिटी से इस लोकेलिटी में जाना है, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क से आपको दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में जाना है। तो वहां पे आपके मैक एड्रेसेस के बेसिस पे आप डेटा को नहीं भेज सकते। मैक एड्रेस का सिग्निफिकेंस केवल और केवल कहाँ पे होता है, विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस में। बट जब आपको एक एरिया से दूसरे एरिया या एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जाना है, तो आप जो डेटा भेज रहे हो वो यूनिक बना रहे, इस बात को इंश्योर करने के लिए एक नई एड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है।
और वो नया एड्रेस ही क्या कहा जाता है, आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अगेन जैसे मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कितने बिट्स का था, 48 बिट्स का। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होगा, आईपी एड्रेस भी तो एड्रेस है, तो कुछ ना कुछ जगह तो लेगा लिखने के लिए, कुछ ना कुछ बिट्स लेगा लिखने के लिए। तो आईपी के क्या है, दो वर्जन हैं, एक है आईपी का वर्जन 4 जिसको आप क्या बोलते हो, IPv4, और एक क्या है आईपी का वर्जन 6 जिसको आप बोलते हो IPv6। IPv4 कितने बिट्स का एड्रेस होता है, 32, और IPv6 कितने बिट का होता है, 128। ठीक है, मतलब IPv4 एड्रेस को लिखने के लिए कितने बिट्स की जगह खाली है हमारे पास, 32 बिट्स की जगह खाली है। टोटल कितने नंबर, टोटल कितने आईपी बना सकते हो IPv4 में, 2⁻32। कितने आईपी हो सकते हैं पूरी दुनिया में? आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा नंबर है, बट बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा नंबर है एक्चुअली। इससे ज्यादा डिवाइसेस हैं, इससे ज्यादा पीसी हैं पूरी दुनिया में आजकल। ये नंबर जो है ना, IPv4 एड्रेस स्पेस कितना बड़ा है, 32 बिट का। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितने नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस लिख सकते हो, 2⁻32। इसमें से भी बहुत सारे क्या है आपके रिजल्ट हैं, अभी देखोगे आप। इसमें से भी बहुत सारे आईपी एड्रेसेस क्या है, रिजल्ट हैं, अभी देखेंगे, किसी स्पेसिफिक काम के लिए रिजल्ट है। तो हमारे पास कुछ मिलियंस ऑफ आईपी ही बचते हैं घुमा फिरा के, सब काट कूट लोगे अगर, थ्योरेटिकली तो इतने हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ मिलियंस ऑफ आईपी ही बचते हैं हमारे पास यूज किए जाने के, और वो भी सारे खत्म हो गए हैं, सारे खत्म हो गए हैं। आज के टाइम पे सारे IPv4 एड्रेसेस खत्म हो गए। लास्ट ब्लॉक जो बचा था IPv4 का, जो किसी को दिया जा सकता था, वो भी खत्म हो गया। इसीलिए लोग किस पे माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे, या माइग्रेट कर चुके हैं किस पे, V6 पे। क्योंकि V6 जो आपका एड्रेस स्पेस है वो कितना है आपके, 128 बिट्स का। और 128 बिट्स का मतलब क्या है, कितने कितने एड्रेसेस मिलेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन पावर में ही होता है। मतलब 2⁻32 का 4 टाइम्स, वो भी पावर में, मतलब 2⁻32 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इतने ज्यादा एड्रेसेस हैं ये 10⁻28 टाइम्स से ज्यादा है IPv4 से। मतलब IPv6 एड्रेसेस को यूज करके आप दुनिया में हर एक चीज पे एक आईपी दे सकते हो, हर एक चीज को, और फिर भी बच जाएंगे आईपी। पहले वो सोच रहे थे कि एक काम करते हैं, इसको ना 48 बिट्स का बनाते हैं, 64 बिट का बनाते हैं, फिर उनको लगा यार 32 बिट का बनाया, अभी बनाया, खत्म हो गए, 8-10 साल में खत्म हो गए। 64 बिट का बनाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, छोड़ो 128 बिट कर लो। तो 1992 में उन्होंने क्या किया, IPv6 निकाल दिया। और हाँ 92 में मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी इसकी, आई थिंक कुछ सालों में आ गया था, प्रॉपर मार्केट में आ गया था, पता हमें आज लगा है। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि आपके उस टाइम पे आ चुका था। 1992 पे इनको लग गया था कि भाई खत्म हो गया IPv4 एड्रेस, अब दूसरे बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कुछ क्या, जब उनको लगा कि भाई ऐसे जिस स्पीड से हमारा नेटवर्क बढ़ता, 80s में सब स्टार्ट हुआ, और जिस स्पीड से चीजें बढ़ती जा रही थी, उनको लग गया कि भाई 10-15 साल में सब खत्म हो जाएगा IP एड्रेस वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी कुछ सॉल्यूशन निकाल दिया कि ठीक है चलो अभी ये कर लो, बाद में देखते हैं। और पीछे पीछे वो किस पे काम करते रहे, एक आईपी के नए वर्जन पे काम करते रहे, और फाइनली उन्होंने मतलब 1992, 1993, 4 के आसपास उन्होंने लॉन्च कर दिया था। और आई थिंक बाई 2000 काफी कंपनीज कर गई थी शिफ्ट, बट उतना पॉपुलरली नहीं कर पाई, उतना मतलब सब लोग नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे अब ऐसा थोड़ा नहीं कि आपका, सोचो ना कि आपके 500 ब्रांचेस हैं, सब जगहों पे IPv4 चल रहा है, इकट्ठे थोड़ी ना हटा के IPv6 डाल दोगे, क्योंकि कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। तो माइग्रेशन इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो धीरे धीरे करते 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 आज के टाइम पे लगभग सब लोग IPv6 पे हैं, ऑलमोस्ट। मतलब आज के टाइम पे IPv4 भी चलता है और IPv6 भी चलता है। ध्यान देने वाली बात यह है, दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है। IPv4 एक मशीन पे है और एक मशीन पे IPv6 है, दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। IPv4 और IPv6 के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये भी एक रीजन था IPv6 के तुरंत डिप्लॉय होने का। अरे मैंने एक नई ब्रांच सेटअप करी, वहां IPv6 डाल दिया, कम्युनिकेट कैसे कराऊं बाकी की ब्रांचेस से, क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता। टेक्निक है बट सीधा तरीका नहीं है। तो नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल या इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल, जो कि आपकी लेयर 3 होती है, ये आपकी एक नई एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है आपके डेटा पे, जिसको यूज करके आप एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में अपना ट्रैफिक भेजोगे तो प्रॉपर्ली डिलीवर हो जाएगा विद इन द सेम नेटवर्क। अब मैं आपको अगर टेक्निकली बताऊं तो विद इन द सेम नेटवर्क हमें IP की जरूरत है नहीं एक्चुअली। विद इन द सेम नेटवर्क हम मैक एड्रेस पे डेटा भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, क्योंकि हर एक डिवाइस पे एक मैक एड्रेस तो होगा।
उसके बेसिस पे डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो वैसे तो विद इन द नेटवर्क हमें कोई आईपी की जरूरत है नहीं, बट ऐसा होता नहीं है कि आप केवल मैक एड्रेस पे डेटा भेज दो, ऐसा नहीं होता। इवन विद इन द सेम नेटवर्क भी अगर आपको डेटा भेजना होगा तो आपकी मशीन पे क्या होना चाहिए, कोई ना कोई आईपी होना चाहिए। मतलब आपके डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन केवल मैक एड्रेस पे नहीं होती, आपके डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईपी और मैक को मिला के होती है। चाहे सेम नेटवर्क की बात कर लो, चाहे आप अलग नेटवर्क। बट मेन काम नेटवर्क लेयर का क्या है, ट्रैफिक को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में लेके जाना प्रॉपरली। तो नेटवर्क लेयर कहाँ, डेटा के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट हेडर लगते हैं। नेटवर्क लेयर क्या करती है, आपके डेटा के ऊपर एक हेडर लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी का हेडर। और ऑब्वियसली आईपी के हेडर में क्या लगेगा, आईपी तो लगेगा ही लगेगा, चाहे वो क्या हो IPv4, चाहे वो क्या हो आपका IPv6। मतलब नेटवर्क लेयर जो आप वो आपके डेटा के ऊपर नई एड्रेसिंग ऐड करती है। अगेन दो होंगे, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस मतलब ट्रैफिक कहां से जा रहा है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब ट्रैफिक किसके लिए डेस्टिनेट है। सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दोनों आपको देखने को मिलेंगे। और जब ट्रैफिक नेटवर्क लेयर से कहां जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे, तो उसके ऊपर और क्या लगेगा, सोर्स मैक एड्रेस, और क्या लगेगा, डेस्टिनेशन। हो गए दोनों एड्रेसेस, हो गई आपकी डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जब मैं डेटा भेजूंगा तो डेटा को भेजने से पहले मैं क्या करूंगा, इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट करते डेटा आपके नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर से कहाँ आया, वो आपके नेक्स्ट लेयर पे, फिर कहाँ आया नेक्स्ट लेयर पे। ये कौन सी लेयर थी, नेटवर्क लेयर। इसमें क्या किया, अपना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनकैप्सुलेट कर दी, ऐड कर दी। उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या था, आईपी एड्रेस। उसके बाद डेटा कहाँ गया, डेटा लिंक लेयर पे, उसने अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जिसमें क्या लग गया, आपका मैक एड्रेस। दोनों को मिला के आपके डिवाइस की यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन गई, आपके पैकेट की, आपके डेटा की यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन गई। तो नेटवर्क लेयर एक पोस्टल सर्विस की तरह काम करती है, जिसका काम डेटा को एक एड्रेस प्रोवाइड करना है, जिसको यूज करके डेटा आपके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी इफेक्टिवली प्रॉपरली भेजा जा सके। तीन काम है नेटवर्क लेयर। पहला काम तो क्या है, आईपी एड्रेसिंग, दूसरा काम राउटिंग, और तीसरा काम क्या है, पाथ डिटर्मिनेशन। मतलब ये डिटरमाइन करना कि ए से बी जाने के लिए कौन सा पाथ बढ़िया है, कौन सा पाथ सबसे अच्छा पाथ है, जैसे गूगल मैप होता है सेम वैसे। तो आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग और पाथ डिटर्मिनेशन आपके तीन काम है जो आपकी नेटवर्क लेयर परफॉर्म करती है। आईपी एड्रेसिंग का मतलब क्या है, वही अभी बताया। आईपी एड्रेसिंग एक स्कीम है जिसको यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि पैकेट का सोर्स आईपी क्या है और पैकेट का, अरे मतलब पैकेट कहां से कहां की तरफ जा रहा है, इस बात को पता लगाने का काम नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेसिंग का रहता है। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस पहली बात तो एक लॉजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस क्यों कहते हो, क्योंकि मैक एड्रेस आपके फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे बर्न इन होता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाते। जबकि आईपी एड्रेस आपका जो मन करे दे दो, मैं अपने पीसी पे जाऊं, मेरा जो मन करे मैं वो आईपी एड्रेस दे सकता हूं। तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है जिसको यूज करके एक मशीन दूसरी से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है। मेरे को जो मन करे मैं वो आईपी एड्रेस अपने पीसी पे दे दूंगा, जो मन करे मैं वो आईपी एड्रेस अपने दूसरे पीसी पे दे दूंगा, और इन दोनों के बीच में आपका कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कि आपने क्या आईपी दिया है, या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही कंडीशन है और क्या। तो आईपी एड्रेसिंग एक आपकी स्कीम है जिसको यूज करते हुए आपकी नेटवर्क लेयर पता करती है कि आपके पैकेट का सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पैकेट कहां से आया और पैकेट कहां पे जा रहा है। और एक लॉजिकल एड्रेस है जिसको यूज करके हम दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जस्ट लाइक अ रेगुलर एड्रेस। जैसे दिख रहा है आपको, एक कुछ ऐसा नंबर लिखा है, इसको आप आईपी एड्रेस कहते हो, कुछ नंबर लिखा है इसको आईपी एड्रेस कहते हो। ट्रैफिक जब आपका सेंड किया जाएगा यहां से यहां की तरफ, तो ये आईपी क्या कहा जाएगा, आपका सोर्स आईपी, और ये आईपी क्या कहा जाएगा, आपका डेस्टिनेशन आईपी। अरे इसने क्या किया, पैकेट बनाया, पैकेट बना के जब कौन सी लेयर पे आया, नेटवर्क लेयर पे, तो पैकेट के ऊपर क्या लगेगा, सोर्स आईपी, और पैकेट के ऊपर क्या लगेगा, आपका डेस्टिनेशन आईपी। उसके बाद पैकेट कौन सी लेयर पे जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे, तो वहां पे पैकेट के ऊपर क्या लगेगा, सोर्स मैक एड्रेस, और क्या लगेगा आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस।
जब पैकेट दूसरे एंड पे पहुंच गया, पैकेट वापस आया, तो वापस आते वक्त अब ये क्या बन जाएगा आपका सोर्स आईपी, और सामने वाला क्या बन जाएगा आपका डेस्टिनेशन आईपी। रिसीवर हो, जब आप भेजोगे तो आप सेंडर हो, मैं रिसीवर हूँ। तो याद रखना आईपी एड्रेस भेजते वक्त मेरा आईपी सोर्स आईपी, आपका आईपी डेस्टिनेशन आईपी, और जब आप अपने एंड से डेटा भेजोगे तो आपका आईपी सोर्स आईपी और मेरा आईपी डेस्टिनेशन आईपी की तरह काम करता है। तो आईपी एड्रेसेस आपके जस्ट रेगुलर एड्रेसेस की तरह होते हैं, जिनको देख के पता लगता है कि पैकेट का सोर्स और पैकेट का डेस्टिनेशन कहाँ है। जैसे आप लेटर के ऊपर लिख देते हो कि पैकेट टू एंड फ्रॉम, पैकेट फ्रॉम एंड पैकेट, मतलब जो आपका लेटर है टू कहाँ से कहाँ, यही है आपका आईपी एड्रेस एकदम। अब अगर एड्रेस ही नहीं लिखोगे तो पैकेट कैसे जाएगा, या आपका जो लेटर है वो आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा। अब आईपी एड्रेस के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे बाद में, बट आईपी एड्रेस सेट कैसे करते हो, आईपी एड्रेस सेट कैसे किया जाता है। पहली बात तो आईपी एड्रेस किसका होगा, डिवाइस का होगा। किसका होगा आईपी एड्रेस, अगेन फिर वही बात है, आईपी एड्रेस भी किसका होता है, आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। तो अगर आपकी डिवाइस पे दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, एक किसके लिए है वायर्ड के लिए और एक किसके लिए है आपके वायरलेस के लिए, तो इसका अलग क्या होगा आपका आईपी एड्रेस, और इसका अलग क्या होगा आपका आईपी एड्रेस। जब आप वायर से कनेक्ट होगे तो ये वाला आईपी यूज होगा, जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन करोगे तो ये वाला आईपी यूज होगा। कैसे सेट कैसे करें हम, मतलब अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जाके आईपी सेट कैसे करें, तो वही कल वाला काम, ठीक है। ncpa.cpl रन पे जाना, विंडो आर दबाना, तो ये प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इस पे जाना और यहाँ पे लिखना ncpa.cpl, ओके करना, तो ये आपका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खुल जाएगा। यहाँ आपके सारे अडाप्टर्स दिख जाएंगे जो आपके डिवाइस पे हैं। जैसे मैं अभी किससे कनेक्टेड हूँ, वाईफाई से, प्रिसाइजली मैंने एक्चुअली हॉटस्पॉट ऑन किया है, मैं उससे कनेक्टेड हूँ। इधर क्या है आपका, देखो लैन है, ब्लूटूथ भी है, उसके अलावा कुछ एडिशनल एडाप्टर्स हैं जो मैं कभी आप आगे पढ़ोगे तब हम बात करेंगे। बट फिलहाल ये हमारे फिजिकल वायर्ड वाला एनआईसी है, ये हमारा वायरलेस वाला एनआईसी है। तो मतलब मुझे इस पे आईपी देना है, तो आईपी कैसे दोगे, इस पे जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और प्रॉपर्टीज पे जाके देखो यहाँ पे ये क्या ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है टीसीपी IPv4। तो अगर आपको IPv4 एड्रेस देना है तो इस पे प्रॉपर्टीज पे चले जाओ, यहाँ दे दो आपको जो आईपी देना है, जो लिखना है, जो आईपी देना है वो आप दे सकते हो। और अगर आपको IPv6 देना था तो आप नीचे आओ, TCP IPv6, मतलब मेरी मशीन दोनों सपोर्ट करती है, IPv4 भी और IPv6 भी। पुराने लैपटॉप, पुराने डेस्कटॉप केवल क्या सपोर्ट करते थे, IPv4। जब IPv6 इतना पॉपुलर नहीं था तो उस टाइम पे आपके IPv4 ही, TCP IPv4 ही पॉपुलर था। मेरे को याद है जो मेरा डेस्कटॉप था उसमें विंडोज एक्सपी आई थी, विंडोज एक्सपी पे TCP IPv6 नहीं था, केवल TCP IPv4 था। विंडोज एक्सपी सर्विस सर्विस पैक 1-2 जो आपके आते थे पहले, उनमें आपको IPv6 आइडल नहीं मिला। 7 से सर स्टार्ट हुआ ना, मोस्टली 7 विस्टा पे मैंने ध्यान नहीं दिया, विस्टा मैंने यूज नहीं करी, विस्टा बड़ी खराब सी लगती थी, बट एक्सपी में तो नहीं था। ऐसा नहीं कर सकते कि स्पेसिफिकली 7 से आया, बट ये है कि आपके डिवाइस पे अगर दोनों अवेलेबल है तो दोनों यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो अवेलेबल है, अगर IPv4 का अवेलेबल है TCP IP प्रोटोकॉल IPv4 भी दोनों है तो आप दोनों यूज कर सकते हो। अब आईपी क्या क्या होता है, कैसे देते हैं, वो सब आगे होगा। अच्छा, तो पहला काम क्या है, आपका पैकेट जो बना उस पर क्या लगा दो, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ताकि पता रहे पैकेट का और की तरफ आपका जा रहा है। अच्छा, उसके बाद राउटिंग का काम इसी लेयर का है। राउटिंग का मतलब क्या है, पैकेट आपके एक इंटरफेस पे आया, इसको दूसरे इंटरफेस से क्या करो, आगे की तरफ भेज दो, इसको हम बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या होता है, पैकेट एक इंटरफेस पे रिसीव करो, पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी चेक करो, और डेस्टिनेशन आईपी के हिसाब से पैकेट जोन से भी इंटरफेस से आगे जाना है वहां से भेज दो। इस काम को हम क्या बोलते हैं, आपका राउटिंग। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ठीक है, वैसा ही सेम था। तो ट्रैफिक कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ पास होना है, वो डिसाइड करते हैं। सिमिलर वे में राउटिंग नेटवर्क लेयर का एक फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, पैकेट जब आपकी डिवाइस पे आए तो डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे पैकेट को क्या करो, दूसरे किसी तरफ आगे की तरफ पास कर दो। अब पैकेट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे जाएगा।
ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है राउटिंग का। तो राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी। एक चीज और बता दूं यहीं पे, चलो अच्छा थोड़ा थोड़ा सा आगे चल के पहले बताते हैं। तो ये हो गया राउटिंग का काम। राउटिंग का मतलब क्या है, पैकेट आपके एक इंटरफेस पे आया और एक इंटरफेस से आपने उसको दूसरे इंटरफेस पे राउट कर दिया, तो इस काम को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग। राउटिंग कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। और राउटिंग कौन सी डिवाइस करेगी, राउटर। राउटिंग करने का काम किसका है, राउटर का। सिंपल देखो समझना, जो भी डिवाइस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे पैकेट को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे क्या कर सके, राउट कर सके, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क लेयर की डिवाइस। राउटर नहीं, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क लेयर की डिवाइस। यानी कि उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, लेयर 3 डिवाइस। जो भी डिवाइस पैकेट को एक इंटरफेस पे रिसीव करे और दूसरे इंटरफेस से फॉरवर्ड कर दे, किसके बेसिस पे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ द पैकेट के बेसिस पे, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क लेयर की डिवाइस, या हम क्या बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइस। और ऐसी बहुत कॉमन डिवाइस, सबसे कॉमन डिवाइस इस काम को करने के लिए कौन सी होती है, राउटर। राउटर काम ही है पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे लेके जाना। राउटर कौन सी लेयर की डिवाइस है, राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, जिसका काम क्या है, पैकेट को डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आगे पास करना। अच्छा, यही काम अगर मैक एड्रेस के बेसिस पे होने लगे तो, मतलब एक डिवाइस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे लैन में अगर पैकेट को मूव करा सके, फ्रेम को मूव करा सके, ये डिवाइस है। डिवाइस ने फ्रेम रिसीव किया एक इंटरफेस पे, उसको दूसरे इंटरफेस पे भेज दिया, किसके बेसिस पे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, लेयर 2 डिवाइस। यानी कि कौन सी डिवाइस, डेटा लिंक लेयर की डिवाइस। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, पैकेट को, मतलब पैकेट मतलब पैकेट, फ्रेम कह लो, चलो टेक्निकल टर्म में, एक फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस से पास करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग। तो जैसे राउटिंग होती है वैसे ही क्या होती है, स्विचिंग। अब स्विचिंग कौन करेगा, और मैक एड्रेस तो बताया था मैंने आपको, लोकल एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट होता है। मैक एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। तो स्विचिंग कहाँ पे होगी, हमेशा लैन में। और राउटिंग कहाँ पे होगी, आपकी वैन में। अरे दो लैन को कनेक्ट करना है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, राउटर। तो स्विचिंग लेयर 2 का फंक्शन है, डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। स्विचिंग का मतलब क्या है, पैकेट रिसीव करो एड्रेस पे, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस से पास कर दो। राउटिंग का मतलब क्या है, पैकेट रिसीव करो एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे, आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेसिस पे पास कर दो, उसको आप क्या बोलोगे, स्विचिंग कौन करेगा, स्विच। राउटर कौन करेगा, राउटर। लास्ट फंक्शन पाथ डिटर्मिनेशन, इसका क्या मतलब है, वही पैकेट आपकी डिवाइस पे आया, डिटरमाइन करो ये पाथ अच्छा है कि ये पाथ अच्छा है कि ये पाथ अच्छा है। आपके पास यहां से राउटर पे आया, राउटर के पास यहां से यहाँ तक जाने के 3 रास्ते अवेलेबल हैं, इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता सही है। मतलब अगर मुझे यहां से यहां पे जाना है तो मेरा अगला स्टॉप क्या था, राउटर 1। अब राउटर 1 से अगला स्टॉप कौन सा होगा, ये पता लगाओ। ये काम भी किसका है, आपका नेटवर्क लेयर का। पैकेट जब आपके सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो अगला स्टॉप क्या होगा, नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, या उस नेक्स्ट स्टॉप को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट स्टॉप। कि पैकेट जब आपके इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो अगला स्टॉप क्या होगा, वो बताओ। तो क्या पैकेट यहां जाए, या पैकेट यहां जाए, या पैकेट यहां जाए, बताओ आप ये। हाँ? क्यों लग रहा है। नहीं, शॉर्ट तो ऐसे तो ये लग रहा है। तो ये काम मतलब राउटर खुद देख लेता है कौन सा शॉर्ट है, किस बेसिस पे शॉर्ट का हो गया। क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि ये पाथ बेस्ट है, मैं कहता हूं कि ये पाथ बेस्ट है। आप कहते हो कि ये वाला नेक्स्ट हॉप बेस्ट है, मैं कहता हूं कि नहीं ये वाला नेक्स्ट हॉप बेस्ट है। आपने किस बेसिस पे पता लगाया कि ये नेक्स्ट पाथ आपका बेस्ट था,
यहाँ से जाओगे तो बीच में एक राउटर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार आपको अपना नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, एक बस चेंज करनी पड़ेगी, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, ऐसा है। ऊपर से जाओगे तो 3 बार बस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो आपको लगा कि ये पाथ बेटर है, बट ये जिस रास्ते से बस जा रही है ना, उस रास्ते पे लोड बहुत होता है, उस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत रहता है, और ये खुले रास्ते पे बस जा रही है, तो किस पे जल्दी पहुंचोगे? तो क्राइटेरियाज होते हैं। वो हमारा काम नहीं है देखना कि कौन से क्राइटेरिया, वो राउटर का काम है कि भाई, वो राउटर का काम है डिसाइड करो कि ये पाथ बेस्ट है, ये पाथ बेस्ट है, या ये पाथ बेस्ट है। किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करोगे, वो भी राउटर का काम है। आपने कहा कि मे बी हम लेस नंबर ऑफ राउटर वाले पाथ को देखेंगे, मैं कहता हूं कि नहीं, उस पाथ को देखो जहाँ पे ज्यादा मतलब ट्रैफिक ना हो। या ये ना, ये 10 गिग वाला पाथ है, ये 100 MBPS का पाथ है, ये 10 MBPS का पाथ है, 10 गिग का पाथ है। तो 10 गिग वाले पाथ में तो जल्दी पहुंचेंगे ना, चाहे कितना भी बड़ा डिस्टेंस क्यों ना हो, तो हम उसको यूज करेंगे। तो मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने सिलेक्ट किया, फर्क इस बात पे पड़ता है कि राउटर नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर का फंक्शन ये है कि जब पैकेट आपकी डिवाइस पे आए तो क्या पैकेट इस नेक्स्ट हॉप पे जाएगा, इस नेक्स्ट हॉप पे जाएगा, या इस नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा, ये डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके नेटवर्क लेयर की है। मतलब आगे जाके लेफ्ट लेना है, ये आपको कौन बताएगी? नेटवर्क लेयर। जैसे गूगल मैप होता है। ये 3 फंक्शंस आपके, आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग और पाथ डिटरमिनेशन, ये 3 फंक्शन आपके नेटवर्क लेयर परफॉर्म करती है, और बिल्कुल रिलायबल नहीं है। नेटवर्क लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैकेट गया कि नहीं गया। मेरी गारंटी नहीं है कि पैकेट डिलीवर हुआ, मेरी गारंटी केवल क्या है भाई, मेरे को आपने पैकेट दिया, मैंने पैकेट के ऊपर सोर्स आईपी लगा दिया, मैंने पैकेट के ऊपर डेस्टिनेशन आईपी लगा दिया, मैंने डेटा लिंक लेयर को पैकेट दे दिया, भाई मेरा कोई काम नहीं है। अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पैकेट डिलीवर होता है कि नहीं होता है। आईपी नेटवर्क लेयर पूरी तरीके से क्या है आपकी, अनरिलायबल है। बेस्ट एफर्ट सर्विस है भाई, डिलीवर हो गया तो हो गया पैकेट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करके आपने डेटा भेजा है, दोबारा भेज दो उसको यूज करते हुए। बट वो आईपी, वो नेटवर्क लेयर की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी आपकी नेटवर्क लेयर आपको नहीं देती कि पैकेट डिलीवर होगा। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बेस्ट एफर्ट डिलीवरी है। पैकेट नेटवर्क लेयर पे आया, पैकेट के ऊपर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी ऐड कर दिया गया, पैकेट नेक्स्ट लेयर पे पास हो गया, अब रास्ते में जाते आते पैकेट ड्रॉप हो जाए, उस बात के लिए आईपी रिस्पॉन्सिबल है। कंप्लीटली बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा कोई बात। और नेटवर्क लेयर इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके फिजिकल लेयर पे आपने क्या केबल लगाई है। आप चाहे सीरियल केबल लगा लो, चाहे आप इथरनेट केबल लगा लो, नेटवर्क लेयर पे आईपी फिर भी लगेगा ही लगेगा। आईपी इनकैप्सुलेशन, नेटवर्क लेयर पे इनकैप्सुलेशन, नेटवर्क लेयर पे आईपी इंफॉर्मेशन ऐड करना हमेशा होगा। मीडिया इंडिपेंडेंस, मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या मीडिया यूज करी है, आपने फाइबर यूज करी है, आपने ट्विस्टेड पेयर यूज करी है, आपने कोएक्स यूज किया है, आपने सीरियल यूज करी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा काम कौन देखता है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर ईथरनेट टेक्नोलॉजी है तो आरपा यूज करना, ईथरनेट का हेडर लगाना, ट्रेलर लगाना। अगर सीरियल टेक्नोलॉजी है तो एचडीएलसी का हेडर लगाना, ट्रेलर लगाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है, ना कि नेटवर्क लिंक की। नेटवर्क लेयर हमेशा डेटा के ऊपर कौन सा हेडर लगाएगी? आईपी का हेडर। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या मीडिया को यूज किया है। तो कंप्लीटली मीडिया इंडिपेंडेंट है, मतलब लेटर है, आपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब चाहे वो लेटर, चाहे वो आपके बस के थ्रू जाए, मतलब कुरियर उसके थ्रू जाए, चाहे प्लेन से जाए, चाहे वो पोस्ट मास्टर खुद लेके जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब मीडिया इंडिपेंडेंट है। आपने लेटर बनाया, लेटर में क्या है, लेटर पे आपने सोर्स लिखा है, आपने डेस्टिनेशन लिखा है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपका वो कुरियर, आपका एक व्हीकल, एयरप्लेन या आपका पोस्टमैन खुद लेके जाता है। बात यह है कि वो लेटर आपके रिसीवर पे डिलीवर हो जाना चाहिए। हो सकता है कि लॉस हो जाए, अब लॉस हो जाए तो इसमें नेटवर्क की कोई गारंटी नहीं है। रास्ते में आपका जो आपका कुरियर था, वो कुरियर रास्ते में आपका लॉस हो गया, तो आपके उस सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो नेटवर्क लेयर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है। मैंने लेटर भेज दिया, पहुंचेगा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है, उस बात की गारंटी नेटवर्क लेयर नहीं होती। तो आईपी इज कंप्लीटली अनरिलायबल। और ये है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लगती है, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन। नेट, ये देखा था आपने ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे सॉरी,
डेटा लिंक लेयर पे तो फिर भी बहुत कम इंफॉर्मेशन लगी थी। हाँ देखिए हेडर कहाँ है डेटा लिंक लेयर का, यही पे था कहीं पे। डेटा लिंक लेयर पे जब हमने MQ के बारे में डिस्कस किया था, या ये रहा। ये है डेटा लिंक लेयर का हेडर। केवल कितने बाइट का है? 14 बाइट का। और 4 बाइट का क्या है? ट्रेलर। तो ये तो डेटा लिंक लेयर का हेडर है। और आप जरा ये देखो, ये है बहुत लिमिटेड फील्ड है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ईथर टाइप। जबकि आप ये देखो जरा एक बार नेटवर्क लेयर पे जाके चेक करो एक बार, ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लगी, मतलब इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपकी नेटवर्क लेयर ऐड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आईपी का हेडर। और ये कौन सी आईपी का हेडर है? ये IPv4 का हेडर है। IPv6 का हेडर दूसरी तरीके से दिखाई देता है, बट ये IPv4 का हेडर। मतलब इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपकी नेटवर्क लेयर ऐड करेगी जब डेटा कहाँ पे आएगा? आपके नेटवर्क लेयर पे। आपके डेटा के ऊपर इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी जब डेटा आपके नेटवर्क लेयर पे आएगा। इसमें आपके काम की क्या चीज है? सबसे पहली चीज तो यही है, ये सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। जिसका मतलब है पैकेट कहां से आया और पैकेट कहां पे, वही से फ्रॉम एंड टू वाली बात है, कहां से आया कहां पे जा रहा है। उसके बाद एक फील्ड होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं TTL। TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लिव, LIVE। लीव नहीं, टाइम टू लिव। टाइम टू लिव का मतलब है लाइफ टाइम, कि भाई ये जो पैकेट है कितनी देर तक वैलिड है, मतलब ये पैकेट आपके नेटवर्क में कितनी देर तक अलाइव रहने के लिए वैलिड है। मैंने यहां से पैकेट भेजा, पैकेट कहाँ पहुंचा? राउटर ने उसको आगे दे दिया, 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 और ये घूमता ही रहा अब यहाँ पे। हमारी नेटवर्क कन्फिगरेशन गलत हो गई थी। हमारी नेटवर्क कन्फिगरेशन गलत होने की वजह से हमारे नेटवर्क में एक लूप बन गया है। अभी तक हमें पता नहीं चला, बट बन गया है। हमने किसी बेसिक एडमिन को ये टास्क दिया था कि भाई कन्फिगरेशन करो हमारे नेटवर्क में, उसने करी कन्फिगरेशन और थोड़ी गलत कन्फिगरेशन कर दी, इसकी वजह से एक लूप बन गया है। इस लूप में अगर पैकेट गया तो कंटिन्यूसली अनडिफाइंड टाइम पीरियड तक के लिए घूमता ही रहेगा। तो अगर आपने एक पैकेट भेजा तो पैकेट यहाँ पे क्या होता रहेगा? आपके कंटिन्यूसली घूमता ही रहेगा। कब तक? अनडिफाइंड टाइम पीरियड तक। और जितनी बार पैकेट जाएगा उतनी बार बैंडविड्थ खाएगा। अरे अगर 1500 बाइट का भी पैकेट होगा तो बैंडविड्थ तो खाएगा ना। और गलती से सोचो 1 GB ट्रैफिक भेजा हो, तो 1 GB ट्रैफिक आपके नेटवर्क में घूमता ही रहेगा, बैंडविड्थ खाता ही रहेगा, तो बड़ी दिक्कत होगी, कंजेशन हो सकता है। तो ऐसा ना हो, क्या ना हो, ये नहीं कि लूप ना बने, लूप बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बनने दो लूप। नेटवर्क में कन्फ्यूजन गलत होंगी तो लूप तो बनेगा, बनने दो लूप, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट मैं चाहता हूं कि जो मैं पैकेट भेजूं अगर एक फाइनाइट टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर नहीं होता तो ड्रॉप कर दो, मत भेजो उस पैकेट को फर्दर ऑन आगे। ये नहीं कि लूप ना बने, ध्यान से समझो। TTL फील्ड ये इंश्योर नहीं करती कभी कि लूप ना बने। कोई कहता है TTL का काम लूप अवॉइडेंस है, गलत है। TTL का काम ये नहीं होता कि लूप को ब्रेक करे, लूप अवॉइडेंस का काम TTL का नहीं होता। कोई कहता है, गलत है। TTL का काम ये होता है कि अगर पैकेट आपके नेटवर्क में भेजा गया है तो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अगर वो डिलीवर नहीं हो पाता तो ड्रॉप हो। अब ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम कितना होता है? ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होता है 255 मैक्सिमम। अब ये 255 क्या है? यूनिट क्या है इसकी? सेकंड है, मिली सेकंड है, एग्जैक्टली क्या है? तो ये 255 सही से बताऊं तो चलो अभी अभी समझने के लिए 255 हाफ, हाफ 255 हाफ मतलब क्या है? पैकेट यहां आया, TTL कितना था? 255। पैकेट राउटर को क्रॉस किया तो TTL 1 से क्या हो गया? डिक्रीमेंट। तो TTL कितना हो गया अब आपका? 254। पैकेट आगे गया, एक हॉप, एक राउटर क्रॉस किया, एक नेटवर्क क्रॉस किया, तो मतलब एक हॉप क्रॉस किया। तो एक हॉप क्रॉस किया तो 1 से क्या कर दो? डिक्रीमेंट कर दो। तो 1 से डिक्रीमेंट कर दिया तो कितना हो गया? 253। 3 से कितना हो गया? 2, 252। 252 से फिर इधर कितना हो गया आपका? 251। 251 से कितना हो गया? 250। अच्छा चलो घूम गया, दोबारा से घूम गया तो फिर कितना हो गया? 249, 248 करते 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 कभी तो कहां पहुंचेगा वो? आपके 0 पे। और जैसे ही TTL 0 पहुंचेगा तुरंत के तुरंत पैकेट वहीं पे ड्रॉप।
इसका मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में अगर आपके बीच में कितने राउटर आते हैं, टोटल कितने राउटर आ जाते हैं, मान लो 270 राउटर आ जाते हैं, तो पैकेट कभी आपका ए से बी तक नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जितनी बार पैकेट राउटर क्रॉस करता है उतनी बार टीटीएल हमेशा क्या होता है, एक से डिक्रीमेंट। और करते 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 जैसे ही टीटीएल कहां पहुंचेगा, 0 पे, पैकेट इमीडिएटली उसी डिवाइस पे क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैकेट लूप में है या सीधा सीधा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, टीटीएल का काम लूप अवॉइडेंस नहीं है। टीटीएल का लूप से कोई मतलब नहीं है। टीटीएल का मतलब केवल क्या है, पैकेट का लाइफ टाइम कितना है। अब एक ही क्यों है, इसका भी रीजन है। आज के टाइम पे जितने राउटर स्विचेस आते हैं, इनके जो सीपीयू होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम टाइम में एक पैकेट को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे मूव करा सकते हैं। कितने पावरफुल होते हैं। तो एक्चुअल में टीटीएल में लिव वो सेकंड ही है। एक्चुअल में टीटीएल की यूनिट सेकंड ही है। हाफ तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, एक्चुअल में टीटीएल की यूनिट सेकंड ही होती है, टाइम टू लीव। मतलब ये माना जाता है कि पैकेट जब एक डिवाइस के एक इंटरफेस पे आएगा और दूसरे इंटरफेस से जाएगा तो इस बीच में कम से कम 1 सेकंड तो लगेगा। मिनिमम कितना मानो आप, 1 सेकंड मानो। वैसे तो डिवाइसेस बहुत माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड्स में प्रोसेस कर सकती है, बट वो कैसे डिक्रीमेंट करोगे टीटीएल में। तो ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न डे राउटर स्विचेस भले ही कितने भी पावरफुल आप मॉडर्न डे राउटर स्विचेस ले लो, भले ही कितने जल्दी वो पैकेट को एक इंटरफेस से रिसीव करके दूसरे इंटरफेस पे स्विच करे, फिर भी 1 सेकंड तो चलो हम नॉर्मल टाइम लेते हुए चलते। इसलिए टीटीएल हमेशा कितने से डिक्रीमेंट होता है, 1-1 सेकंड से। 1 से मतलब पैकेट राउटर के एक इंटरफेस पे आया, दूसरे से जाना है तो टीटीएल 1 से ही डिक्रीमेंट करते हैं। भले पैकेट वहां पे 10 सेकंड क्यों ना रुका हो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पैकेट हमेशा कितने से डिक्रीमेंट होगा, टीटीएल हमेशा 1 से डिक्रीमेंट। ठीक है, ये मानते हुए कि मॉडर्न डे राउटर स्विचेस विद इन 1 सेकंड क्या कर सकते हैं, पैकेट को स्विच कर सकते हैं एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में। टीटीएल हमेशा कब डिक्रीमेंट होता है, जब पैकेट नेटवर्क क्रॉस करता है। टीटीएल हमेशा तब डिक्रीमेंट होगा जब पैकेट एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जाता है और ये एक अलग नेटवर्क हो और ये एक अलग नेटवर्क हो। मतलब यहां टीटीएल डिक्रीमेंट नहीं होगा, ये स्विच है। स्विच का काम क्या होता है, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना। तो जब हमें यहां से यहां तक जाना था तो नेटवर्क चेंज तो हुआ ही नहीं, नेटवर्क चेंज हुआ ही नहीं, तो टीटीएल कभी डिक्रीमेंट नहीं होगा। टीटीएल या टाइम टू लिव जो आपकी फील्ड होती है, टीटीएल डिफाइन करती है कि आपका पैकेट आपके नेटवर्क पे कितनी देर तक के लिए अलाइव रह सकता है। और ये फील्ड आपकी एक एक करके डिक्रीमेंट होती जाती है जैसे ही पैकेट क्या क्रॉस करता है, एक राउटर। मतलब जब पैकेट आपके एक नेटवर्क क्रॉस करेगा तो टीटीएल को 1 से क्या कर दिया जाएगा, आपका डिक्रीमेंट। स्विच अगर आप लगाओगे, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, इस केस में आपका टीटीएल डिक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सेम नेटवर्क। टीटीएल का काम ये है कि पैकेट आपके एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अगर डिलीवर नहीं हो सकता तो ड्रॉप कर दो। बेवजह उसको नेटवर्क में इंटरटेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। बेवजह बैंडविड्थ खाएगा और गलती से लूप में फंस गया तो रेगुलरली, मतलब कंटिन्यूसली बैंडविड्थ खाता रहेगा। दिखाऊंगा मैं आपको, लूप बनाएंगे जबरदस्ती और वहां पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपके अगर पैकेट लूप में फंसा और टीटीएल ड्रॉप ना करे उसको, मतलब क्या नाम है, पैकेट ड्रॉप ना किया जाए, तो पैकेट बहुत ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर सकता है और कंजेशन वगैरह हो सकता है। तो ये आईपी हेडर में लगी हुई टीटीएल फील्ड इस बात को इंश्योर करती है कि पैकेट एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ड्रॉप कर दिया जाए अगर वो अनडिलीवरेबल, अगर वो डिलीवर नहीं किया जा सकता। एक फील्ड होती है प्रोटोकॉल नंबर। अब ध्यान से समझना, नेटवर्क लेयर पे डेटा कहां से आएगा, नेटवर्क लेयर पे डेटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर से। या कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो अपना डेटा बना के डायरेक्टली किसको दे देंगे, नेटवर्क लेयर को, कोई बात नहीं। जैसे हमारा जब हम बात करते हैं पिंग, जब आपका कभी कनेक्टिविटी चेक करने की बात करते हो, सपोज आपको पता करना है कि गूगल चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हो, पिंग google.com। तो google.com को पिंग लगा दिया, पिंग का रिप्लाई आता है तो मतलब चल रहा है गूगल, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी है। तो पिंग मतलब एक यूटिलिटी है, पिंग एक आपकी यूटिलिटी है जिसका काम क्या होता है, कनेक्टिविटी चेक करना, रीचेबिलिटी चेक करना एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के साथ। इस केस में हमारी डेस्टिनेशन क्या है, google.com, तो पिंग google.com। पिंग प्रोसेस, पिंग यूटिलिटी जो आपके पास है, ये बैकग्राउंड में जिस प्रोटोकॉल को यूज करती है वो प्रोटोकॉल डायरेक्टली नेटवर्क लेयर को अपना डेटा देता है। उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर काम में आती ही नहीं है, उसमें एप्लीकेशन लेयर काम में आती ही नहीं है। मतलब कुल मिला के
एक लेयर पे डेटा या तो ऊपर की लेयर से आ सकता है, या तो नीचे की लेयर से आ सकता है, और या तो प्रोटोकॉल डायरेक्टली क्या करेगा, अपना डेटा बना के उस लेयर को हैंड ओवर कर देगा प्रोसेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं पिंग प्रोसेस की, या पिंग प्रोसेस ही कह लो, पिंग प्रोसेस, पिंग को यूज करके हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, मैं लगा के रखता हूँ पिंग, ताकि इंटरनेट डाउन जाए तो पता लग जाए। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैंने केवल क्या लिखा, पिंग google.com करके मैंने एंटर मारा, मुझे कुछ रिप्लाई मिल जाता है तो मतलब कनेक्टिविटी है। तो नहीं मिलता तो कनेक्टिविटी में मानता कि नहीं थी। मेरे को रिप्लाई मिल रहा है, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है, देखो ध्यान से, कि रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम, तो मतलब रिप्लाई मेरे को मिल रहा है, मतलब मेरी कनेक्टिविटी गूगल के साथ है। जो पिंग प्रोसेस है, पिंग प्रोटोकॉल नहीं है, पिंग प्रोसेस है, जो बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल को यूज करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम होता है ICMP करके एक प्रोटोकॉल होता है। पिंग जो प्रोसेस है वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है, उसको हम बोलते हैं ICMP। ICMP प्रोटोकॉल कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। मतलब ICMP प्रोटोकॉल का जब डेटा बनेगा तो सीधा किसको दे दिया जाएगा, नेटवर्क लेयर को। बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं आएगी, बीच में एप्लीकेशन लेयर, बीच में कोई लेयर नहीं आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि डेटा डायरेक्टली आपकी एक लेयर को हैंड ओवर कर दिया जाए। तो बात यह है, नेटवर्क लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल का डेटा आ सकता है। नेटवर्क लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि प्रोटोकॉल डायरेक्टली डेटा बना के उसको हैंड ओवर कर दे। तो कैसे पता लगे, क्योंकि डेटा के तो हमने इनकैप्सुलेट कर दिया हेडर लगा के। अब ये कैसे पता लगे कि डेटा था क्या, वही कल वाली बात, हमने डेटा के ऊपर डेटा लिंक लेयर का हेडर लगाया, ट्रेलर लगाया, डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया, तो कैसे पता लगेगा कि डेटा क्या था, कि किस चीज का डेटा था। तो वहां पे एक फील्ड होती थी ईथर टाइप करके, जिससे समझ में आ जाता था कि डेटा किस चीज का है, IPv4 का है या IPv6 का है। यहाँ पे वही फील्ड होती है समथिंग कॉल्ड प्रोटोकॉल नंबर के नाम से। ये फील्ड क्या बताती है कि क्या डेटा को इनकैप्सुलेट किया जा रहा है। मतलब आपके नेटवर्क लेयर ने क्या ICMP को इनकैप्सुलेट किया है। अगर ICMP को इनकैप्सुलेट किया है तो प्रोटोकॉल नंबर कितना लग जाएगा, 1। अगर TCP को इनकैप्सुलेट किया है तो कितना लग जाएगा, 6। अपने आप नंबर 6 का मतलब क्या है, TCP का डेटा इनकैप्सुलेट किया गया है। नंबर 1 का मतलब क्या है, ICMP प्रोटोकॉल के डेटा को नेटवर्क लेयर ने क्या किया है, आपका इनकैप्सुलेट किया है। UDP का मतलब है कि 17 का मतलब है कि UDP प्रोटोकॉल के डेटा को नेटवर्क लेयर ने इनकैप्सुलेट करके डेटा लिंक लेयर को पास कर दिया। तो इस बात को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नेटवर्क लेयर पे क्या प्रोटोकॉल डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोटोकॉल नंबर जो आपकी फील्ड है, उस फील्ड को हम यूज करते हैं। ये प्री डिफाइंड नंबर होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये प्री डिफाइंड नंबर है, याद करने पड़ेंगे। ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है, TCP का प्रोटोकॉल नंबर 6 होता है, UDP का प्रोटोकॉल नंबर 17 होता है। वैसे तो और भी कई सारे लिखे हुए हैं, स्लाइड आप देख लेना, बट आपको एटलीस्ट ये तो याद होने चाहिए फिलहाल के लिए। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा चलते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे गया, यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर का हेडर लगा। और नेटवर्क लेयर के हेडर लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे IP का हेडर। IP हेडर में क्या हुआ, ये सारी फील्ड आपके पास जो है अटैच कर दी गई। इस फील्ड में जो आप, इनमें जो काम की फील्ड थी वो आपको बता देगी। इसके अलावा और भी फील्ड्स होती हैं, बट आपके काम की जो फील्ड थी वो आपको बता देगी। अब जैसे ऑब्वियस है भाई कि वर्जन में हमेशा क्या रहेगा, 4, क्योंकि वर्जन 4 है IP का, तो वर्जन हमेशा क्या रहेगा, 4। तो मतलब और भी फील्ड्स हैं, फिलहाल हमारे काम की नहीं। एप्लीकेशन, यह भी बताया मैंने आपको, डेटा कहाँ पे बना, एप्लीकेशन लेयर पे, उसका हेडर लगा, और डेटा कहाँ पे आया, आपके नेक्स्ट लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर लगाया, फिर डेटा कहाँ पास किया, आपकी नेक्स्ट लेयर को, उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर लगाया और डेटा कहाँ पास किया, आपके नेक्स्ट लेयर को, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका डेटा लिंक लेयर का हेडर और डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर। और अब जाके डेटा कहाँ जाएगा, आपके फिजिकल मीडिया पे बिट्स की फॉर्म में। एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है, डेटा के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगा, और जब डेटा नीचे आया तो ये पूरा का पूरा क्या ट्रीट किया जाएगा, डेटा। अरे ये पूरे के पूरे को क्या ट्रीट किया जाएगा, ऐसा डेटा। इसको, इसके ऊपर क्या लगेगा, नेटवर्क लेयर का हेडर, और इस पूरे के पूरे को अब क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ डेटा। कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे। अरे ऐसा नहीं होगा कि डेटा के ऊपर क्या लगाएगा वो IP का हेडर, वो इस पूरे के ऊपर क्या लगाएगा, आपका IP का हेडर। तो अब समझ में आ रहा होगा जो आपको पहले की क्लास में यहाँ पे बताया गया था
अब आपको समझ में आ रहा होगा ये कि डेटा के ऊपर क्या लगेगा, पहले एप्लीकेशन लेयर का हेडर, उसके बाद डेटा कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट लेयर पे, तो क्या लगेगा ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, फिर डेटा जाएगा नेक्स्ट लेयर पे तो क्या लगेगा आईपी का हेडर, फिर जाएगा नेक्स्ट लेयर पे तो क्या लगेगा डेटा लिंक लेयर का हेडर और ट्रेलर, और तब जाके डेटा कहाँ जाएगा फिजिकल। और हर जगह पे क्या यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पे क्या यूज होता है, आरपा अभी बताया, उसके बाद क्या यूज होता था, HDLC, उसके बाद क्या होता था PPP, और क्या होता था रेगुलर। नेटवर्क लेयर पे क्या यूज होता है आपका, आईपी प्रोटोकॉल, आईपी के ऊपर क्या हो सकता है V4 या V6। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज होता है, करेंगे अभी बात, TCP या UDP। बताया था पहले भी कि कम्युनिकेशन में एक नहीं एक से ज्यादा प्रोटोकॉल लगते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आपके डेटा लिंक लेयर के बारे में डिस्कस कर लिया और आपकी नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कशन कंप्लीट है। नेक्स्ट लेयर ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। मतलब अभी यहां तक आप विद इन द नेटवर्क एंड आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन पिंग पोंग करा सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर का कुछ स्पेसिफिक काम है, वो क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट नेटवर्क लेयर तक मतलब अगर आपकी कनेक्टिविटी है, दो डिवाइस लिया आपने, उनको आपस में केबल से कनेक्ट किया, पहला काम फिजिकल लेयर हो गया। उसके बाद उन दोनों डिवाइसेस के एनआईसी पे मैक एड्रेस है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरी लेयर का काम हो गया। तीसरी लेयर पे क्या है, दोनों डिवाइस के एनआईसी पे गए और आईपी दे दिया, लेयर 3 का काम हो गया, बस खत्म। आपको लेयर 4 की कोई जरूरत नहीं है, इधर से उधर तक पिंग करा सकते हो, चेक कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम कहाँ आएगा एंड फर्दर जो अपर लेयर का काम कहाँ आएगा तो हम आगे चेक करेंगे।